ओके मालिक, गुड मॉर्निंग। अरे नहीं, गुड मॉर्निंग नहीं है, माँ कसम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मालिक। अरे गुड आफ्टरनून रे। गुड आफ्टरनून मालिक। होपफुली एवरीबडी इज डूइंग गुड एंड आशा करता हूँ कि आप तोड़ कर होंगे मालिक। तो भारत माता की जय। बेसिकली आपकी सुबह की शुरुआत तो हो गई जिसमें आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई हाउ सीए फाउंडेशन कैसे फ्लो होता है। ओके, सुशील सर ने आपको अपडेट कर दिया कि उसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड अदर थिंग्स है। तो बहुत सारी बाकी अदर चीज़ें विल बी असिस्टेड बाय विनोद सर। तो बिफोर मतलब आई विल नॉट बी गिविंग एनी जस्ट एंड अदर थिंग्स, बट मेरे ख्याल से सीए फाउंडेशन का ओके इज वन ऑफ द सब्जेक्ट इज बिजनेस लॉ। मेरे ख्याल से चारों सब्जेक्ट के बारे में क्लैरिटी है। चार सब्जेक्ट है जिसमें से दो सब्जेक्ट आपके अलग है, दो सब्जेक्ट अलग है। ऐसा दो दो क्यों है? क्योंकि दो थियरी पेपर है और दो एमसीक्यू पेपर है। आपके थियरी पेपर में दो, एक है अकाउंट्स और एक है लॉ। वो दोनों थियरी पेपर में भी अकाउंट्स इज मोर ऑफ प्रेजेंटेशन एंड अदर थिंग्स, ओके, बट लॉ इज अबाउट थियरी। तो अपना सब्जेक्ट जो हम चालू कर रहे हैं विथ बिजनेस लॉ इज अगेन ए वेरी टैक्टिकल थिंग। टैक्टिकल मतलब एक ऐसी चीज है, ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कॉन्सेप्ट समझना जरूरी नहीं है, खाली कॉन्सेप्ट के बाद हमें लिखना भी आना चाहिए। द मेजर अगर कोई फेल होता है लॉ के कंटेक्स्ट में या पूरे ओवरऑल में आप देखोगे तो समझ में सब आ गया पर लिखने को नहीं आया तो ड्रामेटिक इशू आ सकता है। तो बिफोर एनी स्टार्टिंग एनीथिंग, आज के इसमें अपन एक प्रेशराइज कंटेक्स्ट में नहीं है, अपन स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपकी जो ये जर्नी है सीए की, इसमें ऑल टुगेदर आउट ऑफ ऑल फोर पेपर्स, ओके, बेसिकली लॉ विल बी ए वेरी न्यू पेपर फॉर यू। अनडाउटफुली कोई साइंस का बैकग्राउंड का कोई स्टूडेंट होगा उसके लिए शायद अकाउंट्स भी एक नया कॉन्टेक्स्ट आएगा। लेकिन बाकी सारे बैकग्राउंड में अगर देखोगे, मैथ्स कहीं ना कहीं हम बचपन से झेल चुके हैं। ओके, उसके नाम में फर्क होगा, इट मे बी एलजेब्रा, ज्योमेट्री और समथिंग लाइक दैट। तो मैथ्स एक कॉन्टेक्स्ट अपन कहीं ना कहीं इंटरलिंक कर चुके हैं। इकोनॉमिक्स के बारे में हमने कहीं ना कहीं सुना है, ज्योग्राफी, ओके, इकोनॉमिक्स कहीं ना कहीं अपने स्कूल के टाइम पे 11th में 12th में। कॉमर्स बैकग्राउंड में अकाउंट्स अगेन इज अ वेरी मेन सब्जेक्ट एज सच विच हैज बीन डेल्ट विद इट। यानी हमने कहीं ना कहीं तीन सब्जेक्ट के बारे में सुन चुके हैं और ये कर चुके हैं, लेकिन आपके सामने लॉ कभी नहीं आया। जो ऑल टुगेदर डायरेक्ट एंट्री वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बीकॉम के कॉन्टेक्स्ट में, बीकॉम जो कोर्स होता है जिसमें 13th 14th 15th वाला कॉन्टेक्स्ट है उसमें लॉ रहता है। लेकिन जो फाउंडेशन रूट में डायरेक्ट एंट्री वाला कॉन्टेक्स्ट नहीं आता है उसके लिए कॉन्टेक्स्ट आफ्टर 12th यू विल बी एंटरिंग इनटू इट एंड लॉ विल बी योर फर्स्ट सब्जेक्ट टू बी इंटरैक्टिव। तो मैं आपको बता रहा हूं, मतलब देखिए हर सब्जेक्ट अपने अपने पॉइंट पे पोजीशनिंग में काम करेगा, बट लॉ का जो एक ऐसा पेपर है जहां पर आपके लिए तीन चार चीजें ध्यान में रखनी होगी। पहला, ये सब्जेक्ट आपके लिए पूरा नया है, पूरा नया है, मतलब देर इज नो बैकग्राउंड एज सच ऑफ इन दिस सब्जेक्ट एट ऑल। सेकेंडली, ये सब्जेक्ट थियरी है। आई एम नॉट वरीड अबाउट थियरी, मतलब आई एम नॉट वरीड कि भाई यार सर थियरी पढ़ना पड़ेगा, अरे यार कैसे होगा, ये वाला कंटेक्स्ट में नहीं है। थियरी आई एम वरीड अबाउट, ओके, जो मेरा मेन कंसर्न हुआ राइटिंग द आंसर, नॉट अबाउट एप्लीकेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट का पॉइंट, लिखना कैसा, ये सबसे सेकंड पॉइंट। एंड थर्ड पॉइंट, ओके, लुकिंग एट द वॉल्यूम ऑफ दिस सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट वॉल्यूमिनस है बड़ी। मतलब यहां पर अगर अपन देखे तो ऐसे 7 चैप्टर्स ही दिखेंगे आपको, 7 एक्ट, मतलब टेक्निकली 7 एक्ट भी नहीं है, 6 एक्ट है। वो एक्ट क्या होते हैं क्या नहीं होते आज ऐसे जस्ट जनरल अंडरस्टैंडिंग है, तो ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। मतलब बेसिकली बोलो तो 6 चैप्टर्स जैसे बोल सकते हो, और एक चैप्टर 7 चैप्टर, लेकिन उसके अंदर इतने पार्ट्स है दैट्स मेक ए लॉट, मतलब इट मेक ए हेल ऑफ एफर्ट्स। यानी आपके एफर्ट्स लॉ की तरफ बहुत ज्यादा जाने वाले हैं। Purely if we are into discussion, it takes almost 150 hours odd to complete a law syllabus. तो तीन टारगेट हमको पूरे ध्यान में रखने होंगे, ओके, और वो तीनों को ध्यान में रखे वी नीड टू ड्राफ्ट इट आउट। बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट मी इज बेसिकली आई एम सीए अमित तातेड़। मैं ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको कुछ चीजें थोड़े से वर्डिंग से आपको समझ में कुछ आएगा, तो एक थोड़ा सा बता दूं। आई एम ए सीए अमित तातेड़, ओके, इज चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, और मल्टीपल क्वालिफिकेशंस है। आई ऑलमोस्ट डिड 9 क्वालिफिकेशंस, 9 क्वालिफिकेशंस आर देयर अगेंस्ट माय नेम। वो क्वालिफिकेशंस क्या है अपन ओवर ए पीरियड देखेंगे, कभी एक पॉइंट में आएगा डिस्कशन में लॉ केस में तभी बताऊंगा। लेकिन मैं क्लियर हुआ मेरी जो सीए जर्नी, इट वाज समथिंग अराउंड 2005, और उसके बाद आई वाज इन जॉब।
तो बैकग्राउंड इज बेसिकली आई वर्क विथ PwC, प्राइस वाटर हाउस कूपर, सुना है कभी PwC? सीए बनने के बाद मतलब अभी अपने लिए डेफिनेटली 3 लेवल ऑफ एग्जामिनेशन आपको क्रॉस करने होंगे। अपना पहला लेवल कौन सा है अभी? फाउंडेशन। फाउंडेशन के बाद कौन सा आएगा? इंटर। और इंटर के बाद फिर बाद में माँ कसम चार्टर्ड अकाउंटेंट। पर वो 3 लेवल है भाई। तो 3 लेवल के बाद जो अपन सीए करने के बाद आप क्या कर सकते हो? वैसे सीए बनने के बाद क्या कर सकते हैं? जॉब कर सकते हैं। एक ठीक है, जॉब में एंट्री इज वेरी इजी। जॉब में अपन के लिए पेनिट्रेशन करना एक्सेस होगा। और दूसरा कुछ प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस क्या होता है? प्रैक्टिस खुद का ऑफिस खोलना, खुद का एक फर्म खोलना जहां पर एक ऑफिस रहेगा जिसमें मैं चेयर पे बैठूंगा और मैं बोलूंगा आई चार्टर्ड अकाउंट सीए अमित तातेड़, और स्टाफ रहेगा और वील बी डूइंग सम ऑडिट वर्क। आई होप यू आर अवेयर अबाउट द ऑडिट वर्क। कुछ ऑडिट का वर्क होगा, टैक्स का वर्क होगा, कंसल्टिंग होगा, बहुत अलग अलग तरह के काम कर सकते हैं एक प्रैक्टिस में। अक्रॉस वर्ल्ड, आई एम नॉट सेइंग इंडिया, अक्रॉस वर्ल्ड ओके बिग फोर्स बोले जाते हैं जो सीए फर्म के हैं। तो सीए फर्म में 4 बिग फोर्स होते हैं, मतलब 4 पूरे वर्ल्ड में टॉप 4 कंपनीज नहीं बोल सकते उसको, फर्म मानी जाती है, जिसमें से PwC, अर्नस्ट एंड यंग, KPMG, डेलॉइट, ऐसे 4 फर्म है। उसमें एक फर्म में आई वॉज देयर, आई वॉज इन स्टैट्यूटरी ऑडिट सेक्शन। 1 साल मैंने वहां पर काम किया है। आफ्टर दैट आई ज्वाइंट HDC बैंक, ऑलमोस्ट 3.5 ईयर वर्कड विद HDC बैंक। मेरी बैंक में जो पोजीशन रह चुकी है वाज AVP, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट फॉर IT गवर्नेंस, मतलब एक गवर्नेंस कॉन्टेक्स्ट होता है। तो मेरी लास्ट पोजीशन 2000 मतलब 2009 एंड 10 में वाज AVP एंड देन आई एंटर्ड इनटू टीचिंग। तो ऑलमोस्ट इट्स 16 इयर्स डाउन द लाइन आई एम इनटू टीचिंग। अब ये सारी चीजें मैंने थोड़ी सी ब्रीफ में क्यों बताया, मतलब व्हाई आई वांट यू टू अंडरस्टैंड, बिकॉज मेरी लैंग्वेज जो है ना वो थोड़ी स्लैंग है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन जैसे किया था, अगर आई होप यू रिमेंबर, गुड मॉर्निंग, होपफुली एवरीबॉडी इज डूइंग गुड, आशा करता हूं कि आप तोड़ कर रहे होंगे। तो ये ऐसे कुछ वर्ड आते हैं बे, वो स्लैंग है, इट्स नॉट एन एब्यूसिव, गाली गलौज नहीं है, वो एक स्लैंग है। अब ये स्लैंग का कॉन्टेक्स्ट यार, आई एम बॉर्न एंड बॉटम इन मुंबई, मैं मुंबई वाला आदमी हूँ ओके, मेरी जिंदगी के मैक्सिमम ईयर्स मुंबई में निकले हैं, मुंबई की लैंग्वेज है ये। तो मतलब ड्यूरिंग द कोर्स ओके यू विल कम अक्रॉस सम वर्ड्स विच आर, आई होप यू अंडरस्टैंड। अभी जैसे एग्जाम्पल मैंने बोला तोड़, अब ये तोड़ क्या होता है? अभी किसी ने बोला, मतलब मेरे को बोला ना कैसा है भाई, मैं बोलता तोड़ है, तोड़ मतलब एकदम भारी। तो इंस्टेड ऑफ आई एम सेइंग वेरी गुड, वेरी बेस्ट, वेरी सुपर्ब, तो मेरे इधर से अगर किसी ने पूछा कैसा है सर, वेरी गुड है, अरे वेरी गुड कुछ नहीं भाई। तो किसी ने पूछा तो मैं क्या बोलता हूं? तोड़ है। तो एक तोड़ है। कभी कभी मेरे बातों में ऐसे व्हेन आई एम इंटरैक्टिंग, बिकॉज मेरा सेशन इंटरैक्शन वाला मेजर रहेगा, जहां पर आपका इंटरेक्शन जब तक नहीं रहेगा तब तक मां कसम आगे नहीं जा पाऊंगा। तो ऐसे वो पंटर लोग कभी ऐसे निकलता है, पंटर लोग बताओ, तो पंटर इज मतलब मैं आपसे इंटरैक्ट कर रहा हूं, तो समथिंग अराउंड, तो दीज आर द की वर्ड्स व्हिच विल कमिंग अक्रॉस। तो अभी आप बोलोगे सर इट मींस यू आर नॉट प्रोफेशनल। तो फॉर दैट बैकग्राउंड आई टोल्ड यू आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई वर्कड विद बिग 4 एंड आई वर्कड विद HDC बैंक आल्सो, तोड़ प्रोफेशनल। तो प्रोफेशनलिज्म पीक में है मेरे अंदर ओके मतलब ड्रेसिंग सेंस में भी प्रोफेशनल है ओके, सारी सारी चीजों में प्रोफेशनलिज्म है। एंड द सेम लैंग्वेज आई वाज यूजिंग इन PwC एंड बैंक, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि मैं ऐसा टीचिंग में आया ओवर ए पीरियड, मैंने क्या बताया, ये लैंग्वेज होने का कारण क्या है मेरा, मुंबई। तो ये लैंग्वेज ऐसे ही है। तो तोड़ प्रोफेशनलिज्म अपने अंदर बहुत सही है ओके। प्रोफेशनलिज्म मेरा कंटेक्स्ट क्या होता है प्रोफेशनलिज्म का ओके, जो आपने मुझे काम दिया है वो काम मैं पूरा करूं और सही तरह से करूं और सही समय पे करूं, दैट्स द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोफेशनलिज्म। तो अपना कॉन्टेक्स्ट प्रोफेशनलिज्म उससे है। तो लैंग्वेज थोड़े से आपको ऐसा 1-2 बार लगेगा, उसके बाद आप ही अडेप्ट हो जाओगे, डोंट वरी, मतलब आप भी ऐसे ही बात करोगे। क्योंकि आज में से अगर कोई इधर बात करता है, कोई मिलता है और मतलब अभी नीचे इंटर वाले कोई मिले, तो ऐसा मेरे को कोई हाय सर, गुड मॉर्निंग सर, ऐसा ऐसा कहीं पर भी नहीं होता है। तो दे ऑलवेज से तोड़ सर। तो यूजुअली आई यूज दिस वर्ड तोड़, तोड़ मालिक, ऐसा वर्ड्स आते हैं। तो आपको मैंने बता दिया कि स्लैंग आती है, पर ये एग्जाम में हमें नहीं लिखनी है, ये ध्यान रखना है ओके। इट्स ओनली अबाउट द इंटरेक्शन। तो जस्ट मेड यू श्योर कि भाई यार कुछ इंटरेक्शन में अपने कीवर्ड आएंगे, डोंट वरी। एंड इट्स ए फ्रीक्वेंट वर्ड। और आप बोलोगे सर यार चेंज करना चाहिए, सर चेंज करना, इतने साल में चेंज नहीं हुआ तो अभी क्या चेंज होएगा? तो चेंज होने वाला कॉन्टेक्स्ट बहुत मुश्किल है, ये पॉइंट है। बट ये इंटरेक्शन में मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि भाई माई कंटेक्स्ट विल बी वेरी गुड विथ यू ओके, माई कॉन्सेप्ट विल बी वेरी गुड विथ यू, माई इंटरेक्शन विल बी वेरी गुड विथ यू, एंड डेफिनेटली यू विल लव द सब्जेक्ट, यू विल नो द सब्जेक्ट एंड यू विल स्कोर गुड मार्क्स, अगर आपने उसको कंसिस्टेंटली प्लानिंग किया तो। कंसिस्टेंटली प्लानिंग में ओके जैसे विनोद सर ने पिछले सेशन में बोला, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अटेंड पूरा करना। देखो एक एक एक्ट आ गया, एक बहुत बेहतरीन एक्ट आ गया, उसके बाद आपको लग रहा है कि एक्ट बहुत छोटा है ओके, वो जम जाएगा, मैं खुद पढ़ लूंगा या कुछ कस्टमाइज कर लूंगा, मैं लेक्चर को बाद में देख लूंगा। देखो लेक्चर बाद में देखने का कॉन्टेक्स्ट कभी नहीं आता है, ये दिमाग में डालो।
वो फिर बाद में हम रिवीजन पे जाते हैं, रिवीजन का कंपाइलर कुछ देखते हैं, दैट विल नॉट असिस्ट यू। आपका पहला स्टेप या पहला टारगेट आपको ये करना होगा, यू नीड टू बी कंसिस्टेंट। एंड व्हेन आई सेइंग कंसिस्टेंट मतलब एकदम सिंपल, जो कॉन्टेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं, आपको रेगुलर रहना चाहिए, नॉट ओनली विद सब्जेक्ट, इट्स विद कंप्लीट फाउंडेशन सिलेबस। तो जैसे ही आप बैठना चालू करोगे, आई होप आपको कॉन्टेक्स्ट आएगा, एंड टू द एक्सटेंट यू विल अडेप्ट द थिंग्स। हो सकता है कुछ दिन आपको ऐसा लगे, क्योंकि जैसे बोलते हैं ना अपन, बहुत मतलब किसी के लिए ऐसा होगा, सर सुबह 10 से लेकर शाम के 6 बजे तक, 10 से लेकर शाम तक बैठना है, ओके, बैठना है और सुनना है, इंटरेक्ट करना है, मतलब ये एक ऐसा होता है। सर कॉलेज में भी तो नहीं बैठे थे हम, कभी ऐसा ऐसा सिनेरियो आता है, बट दैट्स एन पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस पर्टिकुलर करिकुलम। अदरवाइज आप ये करिकुलम मैनेज नहीं कर पाओगे। ओके, सीए सिलेबस इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, सीए सिलेबस इज वॉल्यूमनेस। पहला आप ये ध्यान में रखो, सीए का प्रॉब्लम किधर है। सीए का अगर मैं बोलूं ना, सीए के इसमें फेलियर या कोई वो कंटेक्स्ट अपन उस पर बात ही नहीं कर रहे हैं। पहला पॉइंट आपको समझना जरूरी है, इसका सिलेबस वास्ट है, समुद्र भाई। आप 11-12 को कंपैरिजन करोगे, कहीं से कंपैरिजन नहीं होगा। आपके कितने उधर 6-7 सब्जेक्ट्स होंगे, आप बीकॉम में जाओगे 6-7 सब्जेक्ट्स मिलेंगे, यू विल नॉट बी गेटिंग एनीथिंग हियर भाई। इधर सिलेबस विल बी ओनली विद 4 पेपर्स, यू विल बी हैविंग ए वॉल्यूम, एंड दिस विल बी अपना लेवल 1। इसके बाद लेवल 2 आएगा, लेवल 3 आएगा। तो ये कोई डराने वाला पॉइंट नहीं है। इसके लिए मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप स्टार्ट कर रहे हो प्रोफेशनल जर्नी, आप सिर्फ ये समझो, आपको 2 चीज बहुत अच्छे से मेंटेन करनी है, कंसिस्टेंटली मेंटेन करना है एंड वॉल्यूम को मेंटेन करना है। आपने ये 2 चीज मेंटेन कर लिया, आई एम टेलिंग यू, योर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स पासिंग इज देयर। ये 2 चीज मैनेज करो, ये 2 चीज मैनेज हो गया, थिंग्स आर इन योर हैंड। ओके, यानी जैसे अगर आप देखते हो क्रिकेट मैच में, ओके, मालूम है ना, वो एक टफ फाइट होती है। टफ फाइट कब होती है, जब तुमने भी कुछ गलत किया, मतलब कुछ ऊपर नीचे किया, और इंस्टीट्यूट भी कुछ कर रही है। टफ फाइट के पहले अपनी प्रिपरेशन ही बेस्ट कर लो, ताकि वो टफ फाइट होने वाले चांसेस कम हो जाए। ओके, तो बेसिकली हमारा जो सब्जेक्ट है वो है बिजनेस लॉ। ओके, ये कितने मार्क का पेपर बड़ी, 100। टू प्रिसाइजली, बिफोर कुछ स्टार्ट करने के पहले, the CA foundation, the syllabus which you are studying right now, has been introduced in May 24. May 24 के पहले भी सीए फाउंडेशन था। ओके, नवंबर 23 और समथिंग लाइक दैट, उस टाइम पे भी सीए फाउंडेशन था। नहीं था ऐसा नहीं था, लेकिन फाउंडेशन का सिलेबस बहुत अलग था और यहां पर सिलेबस चेंज हुआ। जैसे एग्जांपल, नवंबर 23, यानी जब मैं नवंबर 23 बोल रहा हूं, दिसंबर 23 में अपनी सीए फाउंडेशन की एग्जाम होती थी। पहले जून एंड दिसंबर होता था। अभी पैटर्न क्या है, पहले जून एंड दिसंबर एग्जामिनेशन होती थी 2 बार, अभी पैटर्न क्या है, 3 बार। कौन सा अटैम्प्ट, जैन होता है, मई होता है और सितंबर होता है। तो आपके पास 3 अटैम्प्ट के पैटर्न्स होते हैं। तो अब ये पैटर्न चेंज हो रहे हैं। तो पर 2023 तक अपना जो लॉ पेपर था वो कितने मार्क्स का था मालूम है, 60। लॉ वाज 60 मार्क एंड 40 वाज इंग्लिश। तो इन ओल्ड सिलेबस अगर आप कंपेयर करोगे उधर से कुछ, मैं क्यों समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये पॉइंट समझो, द ट्रांजिशन हैज बीन डन। सो अगर बाई चांस आपके हाथ में कोई ऐसा पेपर आ गया जो आपने 2022 का देखा, 2023 का देखा, और वो क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में गलती से आ गया, कंपाइलर में किधर कुछ आ गया, तो आपको समझना पड़ेगा वो पेपर का पैटर्न मैच होने वाला नहीं है। सिलेबस में भी चेंज होगा, बिकॉज अगर वो 60 मार्क का था और अभी 100 मार्क का है, तो सिलेबस वही सेम रहेगा क्या, सिलेबस में भी चेंजेस है, सिलेबस के स्कोप में चेंजेस है। तो अभी हमारे पास जो सिलेबस पैटर्न है वो कौन से अटेम्प्ट से चालू हो रहा है, May 24। तो अपन 100 मार्क्स को डील कर रहे हैं May 24 के बाद के एग्जामिनेशन पैटर्न से, और ऑल टुगेदर 24 ईयर निकल गया, 24, 25 एंड वी आर इन 26। यानी ये अटेम्प्ट या ये पैटर्न को कितने साल हो गए बड़ी, 2 इयर्स, ऑलमोस्ट 2 इयर्स, एंड नाउ इट इज 2.5 इयर्स गोइंग ऑन। मतलब जब का आपका एग्जामिनेशन, मेरे ख्याल से यू आर प्लानिंग फॉर सितंबर 26, सितंबर 26 तक 2.5 साल निकलेंगे। सितंबर 26 विल बी 2.5 ईयर वाला कॉन्टेक्स्ट बैठेगा। तो टेक्निकली अपना जो एक्सपीरियंस अबाउट दिस पर्टिकुलर पार्ट है, मैच्योरिटी कुछ हद तक आई है। मैच्योरिटी मतलब एग्जांपल ऑफ मैच्योरिटी, अभी तक जो पेपर हुए हैं, ओके, जैसे May 24 में था नहीं पेपर, जून 24 में था, जून 24 का पेपर, दिसंबर 24 का पेपर, फिर May 25 मतलब जून 25, फिर दिसंबर 25, जैन 26, ऑल पेपर जैसे जैसे आते गए। तो उस केस में सबसे बढ़िया चीज ये हुई है, हमें एक चीज मालूम पड़ गई है, आप कोई भी पेपर उठा लो, आपको पहला क्वेश्चन कौन से एक्ट का आएगा वो क्लियर है, को दूसरा क्वेश्चन कौन से एक्ट का आएगा ये क्लियर है, कौन सा चैप्टर यानी एक्ट कितने मार्क्स का है ये भी क्लैरिटी आ गई है। इमेजिन जब May 24 में जो स्टूडेंट दे रहा था और वो जब पहली बार पेपर दे रहा था तो उसके लिए कोई आइडिया ही नहीं था। तो वी आर मच मोर मैच्योर्ड इनफ वेयर वी कैन प्रेडिक्ट समथिंग। मैं आपको प्रेडिक्शन ये क्लियर दे सकता हूं कि भाई तुम जाओगे, तुम्हारे हाथ में क्वेश्चन 1A
बस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्वेश्चन 1B ओके पार्टनरशिप, क्वेश्चन 1C पार्टनरशिप। ये क्लियर है, ये क्लियर है, तो अपने पास एक अप्रोच क्लियर है, अपने पास एक स्ट्रैटेजी क्लियर है। तो कुछ हद तक स्ट्रैटेजी, तो अपने को उस वे से आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। सिलेबस छोड़ने वाला कोई कॉन्टेक्स्ट रहेगा नहीं। ओके अगर आपने पहले ही दिन से किसी यहां पर कहीं पर सोचा सिलेबस छोड़ना है क्या सर, कुछ चैप्टर छोड़ना है, क्योंकि मैंने क्या बताया, व्हाट इज ए देयर आर 2 पॉइंट्स व्हिच यू नीड टू टेक केयर हियर बडी। व्हाट आर द 2 पॉइंट्स बडी? दो चीज क्या है हमारे लिए? ओके पहला पॉइंट कंसिस्टेंसी एंड सेकंड इज वॉल्यूम। अब ऐसा हो सकता है वॉल्यूम देखने के बाद, वॉल्यूम चालू होने के बाद आप बोलोगे सर एक काम करो ना सर, इतना सारा तो होता नहीं है, कुछ बता दीजिए, कोई चीज छोड़ देते क्या, हम कोई चीज कर देते क्या? आई विल नेवर सजेस्ट, बिकॉज यू आर इनटू प्रोफेशनल एग्जामिनेशन, जहां पर अगर आपने ऐसा सोचा कि छोड़ देते सिलेबस, ओके इंस्टीट्यूट आपको छोड़ देगी। आप ये गारंटी कर ही नहीं सकते कि मैंने ये छोड़ा, ओके ये क्वेश्चन कम छोड़ा, मैं आएगा ही नहीं पैटर्न में, ऐसा नहीं। हाँ यू कैन हैव ए अप्रोच। सर व्हाट इज एन अप्रोच? एबीसी। एबीसी क्या होता है? ओके ए टॉप प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स, बी थोड़े से मॉडरेट वाले चैप्टर्स, सी थोड़े से लेस मार्क्स वाले चैप्टर। एग्जांपल आपका चैप्टर 1 सिर्फ 6 मार्क का आएगा, ठीक है, चैप्टर 1 सिर्फ 6 मार्क का आएगा। एक और एक चैप्टर 4th है, चैप्टर 5th है, वो आपके लिए 6 मार्क का आएगा। तो आप मेरे को बताओ 6 मार्क का ही आने वाला है पेपर, 100 मार्क का प्लस 20 मार्क ऑप्शन, मतलब ऐसे मैं बताऊंगा पेपर पैटर्न जब जाएंगे। तो कितने मार्क का पेपर आता है? 120, 120 मार्क्स का पेपर रहेगा। अटेम्प्ट कितना करना है? 100। ओके वो भी अटेम्प्ट करना बहुत चैलेंजिंग टास्क है, आपको धीरे धीरे समझेगा। मैं वापस बोल रहा हूं, थियरी के साथ में आपका पिछला लाइफ का क्या है इंस्टीट्यूट को कोई लेना देना नहीं है। हिंदी इंग्लिश तुम्हारा कितना कंफर्ट जोन है उससे इंस्टीट्यूट को लेना देना ही नहीं है ना। तुम पैटर्न दे रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, बात खत्म। तुम्हारा जैसा आंसर चाहिए वैसा चाहिए, बस वी आर इनटू दैट। सो 100 मार्क का है, यानी टोटल 120 मार्क्स में से एक चैप्टर है जो सिर्फ 6 मार्क का आता है और एक चैप्टर है जो 6 मार्क का आता है, यानी टोटल आउट ऑफ 7 चैप्टर्स, दो चैप्टर कितने मार्क का आ रहे बड़ी? 6, यानी टोटल कितना? 12। ऐसा हो सकता है कोई बोलेगा सर एक काम कर दे ये छोड़ देते, ये चैप्टर ही छोड़ दूं। चैप्टर छोड़ना मतलब पढ़ने के लिए टाइम, मतलब यू विल बी गेटिंग ए लेस टाइम, आपका वो टाइम बच के किसी और को पढ़ने के लिए आप ऐसा सोचोगे। लेकिन आई एम टेलिंग यू दिस अप्रोच इज नॉट करेक्ट इन सी एग्जामिनेशन। हाँ ऐसा हो सकता है कि जो एक 6 मार्क का चैप्टर है वो अपन ने एक बार पढ़ लिया क्लास में, उसके बाद आप रिवीजन कर लिया, उसके बाद आप उसमें क्वेश्चन बैंक्स कर लिए अपने सारे, अपने को एप्लीकेशन आ गया, अपने लिख के कर लिया। इसके बाद ऐसा हो सकता है आप खाली उसको रिवीजन करो। यू विल बी कमिंग अक्रॉस एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, 6 मार्क का रहेगा, एक बार पढ़ लो, कंपनी एक्ट से थोड़ा सा मैच है, अच्छे से क्लास में हो गया, क्वेश्चन बैंक हो गए, उसके बाद क्या बार बार डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर आप वो चैप्टर रिवीजन से कर सकते हो। ऐसा कुछ अलग अलग एक्ट में भी पॉसिबिलिटी है। तो भाई अप्रोच में आपका क्लियर रहना चाहिए, सिलेबस कैसे करना है 100% या फिल्टर करना है, सिलेबस कैसे करना है बड़ी। अरे मैं आपसे पूछ, अच्छा मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है ना कि मैं एलियन हूं, मतलब कम्युनिकेशन जम रहा है ना भाई। अरे आप लोगों से बात कर रहा हूं, इतना ठंडा आवाज, अरे थोड़ा हाँ ना तो बोलो। अच्छा मेरे को मालूम है तुम्हारा नाश्ता सुबह 9:30 बजे हुआ रहेगा, तब तक अभी तक एनर्जी पूरी यूज हो गई होगी, लेकिन बची हुई तो चर्बी है ना, मतलब वो रहता है ना, वो एनर्जी बचा हुआ फैट से एनर्जी आती है ना रे। हाँ तो समझा क्या बड़ी। तो पहला पॉइंट अपने को क्या दिमाग में आने का है, सिलेबस 100%, सिलेबस में फिल्टर करने का नहीं। हाँ स्ट्रैटेजी वाइज अपन कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी का क्या मैंने बताया, एबीसी, मतलब किसी एक चैप्टर को बहुत ज्यादा डिटेल दे देंगे, दूसरे चैप्टर को कम, तीसरे चैप्टर को कुछ मॉडरेट, इस दिस वे स्ट्रैटेजी कैन बी देयर। बट ये स्ट्रैटेजी शुड बी प्रीफर्ड बाय दो स्टूडेंट्स जिनको थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, जिनको नहीं दिक्कत आ रही है उनके लिए स्ट्रैटेजी एकदम क्लियर है, 100% तोड़ करने का। ठीक है बड़ी, तो अपने लिए पहला सिलेबस का फिल्टर करने का लॉजिक लगाने का नहीं। ठीक है वैसे बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग, लॉ क्या होता है आपको, क्या लगता है, व्हाट इज ए लॉ? कहीं पर ऐसे अक्रॉस वट एवर डिटेल का, मतलब लॉ क्या होता है, ऐसा क्या क्या व्हाट इज ए लॉ? चलो कौन सा लॉ का सिलेबस है वगैरह वगैरह जाने दो, ओके मैं बोल रहा हूँ व्हाट इज एग्जैक्टली लॉ, आपके हिसाब से क्या लग रहा है लॉ क्या होगा? मैं फॉर्मल डेफिनेशन बुक्स आज तो अपन जा ही नहीं रहे, मेरे ख्याल मतलब 2 दिन 3 दिन तो अपने को लगने वाला ही नहीं है बुक्स का कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद अपन जैसे ही चैप्टर में घुसेंगे विल बी इनटू दैट। तो लॉ क्या होता है बड़ी? हाँ कानून, वाह लॉ को हिंदी में बोला इसने, पर लॉ क्या होता है ये नहीं समझा मेरे को। तो अरे और वापस, हाँ मैं ऐसे मजाक करते रहता, हाँ भाई, हाँ मैं ह्यूमर है भाई, है ना। हाँ नहीं तो माँ कसम तुम बोले अरे ये कैसा बोला मेरे को,
ओके, लेक्चर के बाद बाहर मिलमा अरे भाई क्राइम पेट्रोल अपने को नहीं बनाने गए तो नेवरदलेस ओके, कानून, कानून वाज हिंदी वर्ड, बट व्हाट एग्जैक्टली ए लॉ? रूल्स एंड रेगुलेशन टू बी फॉलोड। तो एक फॉर्मल एक आंसर मिला अपने को। एक लॉ मतलब एक ऐसे कुछ रूल्स होते हैं या रेगुलेशंस होते हैं विच वी नीड टू फॉलो। क्या आई होप एवरीबडी यू आर गेटिंग ऑन दिस? ओके, सही है। एक जन ने ऑनलाइन में बोला एक्ट होता है। ओके सर, एक्ट ही होगा, 100% एक्ट ही है। एक्ट है, लेकिन एक्ट खाली एक्ट नहीं होता है, एक्ट के अंदर रूल्स भी होते हैं, रेगुलेशंस भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है जिसको अपने को ओवर ए पीरियड समझेगा, मतलब एक 7-8 दिन के बाद आप इसमें मैच्योरिटी लाओगे। पर आज एक रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए किसने? गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बनाए। तो एक गवर्नमेंट ने बनाया हुआ रूल्स एंड रेगुलेशंस अपन फॉलो करेंगे। और कोई छोटा रूल्स एंड रेगुलेशंस आप जब क्लास को आए कुछ फॉलो किया आपने? कोई रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट वाले कोई रूल रेगुलेशन, कौन से वाले रूल रेगुलेशन फॉलो किए? हाँ, ट्रैफिक रूल्स फॉलो किए। ओके, अगर गाड़ी से आए हो या किधर भी आए, रेड सिग्नल पे आपने रुका होगा। ओके, येलो ग्रीन वगैरह कॉन्टेक्स्ट है, वैसे पूना के कॉन्टेक्स्ट में अलग ही होता है। ओके, वो रेड पे भी चलते हैं, वो अलग इशू है। ओके, बट प्रिसाइजली जोकिंग, हाँ, ह्यूमर वो ऑलवेज प्लीज मैनेज, ह्यूमर्स आर ऑलवेज देयर। तो प्रिसाइजली ओके, एक ऐसा लॉ रेगुलेशन गवर्नमेंट ने बनाया, वो ट्रैफिक के लिए था। अच्छा, इधर जब आप 4th फ्लोर पे आए तो आप देखे होंगे लिफ्ट में चढ़ने की कोशिश की होगी आपने, लेकिन लिफ्ट में चढ़ते वक्त आपको एक ऐसा पोस्टर मिला होगा। ओके, लाल कलर का पोस्टर लिखा था और उसमें लिखा था ये लिफ्ट किसके लिए नहीं है। देखा है क्या तुमने? सीढ़ी से आए, सीढ़ी से आए, लिफ्ट जाने की कोशिश की, ट्राई किया? आप देखोगे तो उधर एक ऐसा लाल कलर का बोर्ड लिखा होगा, ये लिफ्ट कौन, मतलब वो मराठी में इंग्लिश में दोनों में लिखा है। तो ये लिफ्ट कौन यूज नहीं कर सकता? स्टूडेंट। ओके, और अगर यूज करता हुआ पकड़ा गया तो भाई साहब ओके, दंड, दंड, पेनल्टी, पेनल्टी विल बी लीव्ड। ओके, 200 रुपया, 250 कुछ तो है उनका, 200 रुपया, 400 रुपया समथिंग कुछ रहेगा। ये लॉ गवर्नमेंट ने बनाया? नहीं, फिर? अच्छा, क्या ये भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है? आप लिफ्ट से स्टूडेंट नहीं आ सकते, ओके, स्टूडेंट आ सकते हैं, नहीं आ सकते, क्या ये भी रूल्स एंड रेगुलेशंस ही है ना? तो क्या ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया? नहीं, फिर किसने बनाया? और फिर किसने बनाया सर? अरे आपने बनाया, मैं काय का बनाऊंगा पे, मैं कुछ नहीं बना रहा, पर किसने बनाया आपके हिसाब से? मैनेजमेंट। कौन से मैनेजमेंट? बिल्डिंग, बिल्डिंग जो मैनेज कर रहा है, यूजुअली ये बिल्डिंग के सेक्रेटरी, चेयरमैन, सुना होगा बड़ी। अच्छा, आपके घर पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होते हैं? आपके घर पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस ओके होता होगा ना? पापा का रूल रेगुलेशन, मम्मी का रूल रेगुलेशन, मम्मी पापा के, मतलब ऐसा रूल रेगुलेशन होते कि नहीं होते? तो नहीं होते। अभी एग्जांपल मेरे पास, मेरे मेरे घर का रूल रेगुलेशन क्या है? अभी मेरे इधर मैं अर्ली टू बेड वाला आदमी हूँ। ओके भाई यार, लेट नाइट नहीं, एक्सेप्शनल आर देयर, कभी ऐसा मूवी गया, पार्टी वार्टी रहा, ठीक है, वो बर्थडे वार्टी कुछ रहा, वो अलग इशू है। लेकिन रेगुलरली आप लेट तक, अभी ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि लेट तक मेरा कॉन्टेक्ट ऐसा होता है, मेरी बेटी को भी मैं समझाता हूँ लेट तक मत पढ़, सुबह जल्दी उठ के पढ़। सुबह ट्राई कर भाई, 5 बजे उठने की ट्राई कर, 5 बजे, क्योंकि मैं वैसा आदमी हूं, तो मेरे घर के रूल्स रेगुलेशन वैसे कॉन्टेक्स्ट में है। तो अब मेरा क्वेश्चन है, मेरे घर पे रूल्स रेगुलेशन किसने बनाया? मैंने बनाया। तो वैसे ही आपके घर पे भी रूल्स रेगुलेशन है, किसने बनाया? कोई पापा के रूल रेगुलेशन हो गए, कोई मम्मी के रूल्स रेगुलेशन हो गए। देखना स्कोप देखो, पापा के रूल रेगुलेशन घर के लिए ओवरऑल मिलेगा, मम्मी का रूल रेगुलेशन स्पेसिफिक चीजों में मिलेगा। खाने के रिलेटेड कुछ रूल रेगुलेशन रहा, मम्मी का काम आएगा। तो अभी मेरा क्वेश्चन है, रूल रेगुलेशन बनाता कौन है? अभी अपन डिस्कस किए व्हाट इज द लॉ। लॉ इज फॉर्मल आंसर, लॉ इज द रूल्स एंड रेगुलेशंस। क्या ये चीज पे क्लियर है अपन लोग? ओके, अब ये रूल रेगुलेशन आपने बोला बनाता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, पर मैंने आपको बताया कि खाली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल रेगुलेशन बनाते हैं या अलग अलग रूल रेगुलेशन भी होते हैं? अलग अलग। अभी बिल्डिंग का रूल रेगुलेशन का एग्जांपल मैंने आपको दिया, अपने घर का एग्जांपल दिया। ये रूल रेगुलेशन बना रहे हैं सारे के सारे, सब जगह रूल रेगुलेशन बनाते हैं, बस सिर्फ क्या होता है मालूम है क्या? फॉर्मल, इनफॉर्मल, एप्लीकेबिलिटी। अच्छा, ये बिल्डिंग में जो आएगा, एंट्री करेगा, इधर के जो भी रूल रेगुलेशन है, ये किसको एप्लीकेबल है? ये रोड पे चलने वाले जो इधर उधर जा रहे हैं उनके लिए एप्लीकेबल है क्या? पर किसको एप्लीकेबल है? ओके, जो ये बिल्डिंग में यूज कर रहे हैं। ओके, बाकी सबको नहीं रहेगा। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई रूल रेगुलेशन बनाया हुआ है, इट इज एप्लीकेबल टू एवरीवन। अच्छा, अभी मैं इधर बैठा हूं, रूम में बैठा हूं, पूरा दिन रूम में बैठने वाला हूं, ट्रैफिक सिग्नल मुझे एप्लीकेबल है क्या? तो कब एप्लीकेबल हो रहा है? ओके, कब एप्लीकेबल हो रहा है? जब मैं उसको यूज कर रहा हूं। तो ये कॉन्टेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन रूल रेगुलेशन। तो अपन जो देखते हैं, तो आप ये समझिए, लॉ इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट, व्हाट वी आर स्टडिंग इज वेरी नैरो।
हम कुछ रूल रेगुलेशंस ही पढ़ने वाले हैं, सारे एक्ट नहीं पढ़ने वाले, सारे लॉ रेगुलेशन नहीं पढ़ने वाले, हम कुछ ही रूल रेगुलेशन पढ़ने वाले हैं। लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड रूल रेगुलेशन आर नॉट ओनली इन ओके डिफाइंड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट इज डिफाइंड बाय ओके हर जगह अपना अपना कस्टमाइजेशन रूल रेगुलेशन फॉलो होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉ रेगुलेशन, कौन से लॉ रेगुलेशन वैसे आपको जानकारी होगी? नाम कुछ भी नाम दीजिए आपके हिसाब से, कुछ भी नाम, मतलब जो मालूम है, ऐसा कुछ भी हिकोलॉजी मत करिए, जो आपको लगता है कि भाई लॉ रेगुलेशन आपको मालूम है। एक ट्रैफिक लॉ अपन डिस्कस किए, ठीक है, और क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल लॉ का कोई एग्जांपल, मतलब क्रिमिनल लॉ किस पे एप्लीकेबल होता है? क्राइम, क्राइम का एग्जांपल मर्डर, किडनैपिंग, ओके ये सब क्राइम वाले सिनारियो है, तो ठीक है रूल रेगुलेशन उसके लिए, क्राइम के लिए रूल रेगुलेशंस है, ठीक है। और कंपनीज, बिजनेस के लिए, कंपनीज वाला कॉन्टेक्स्ट, वेरी कॉमन रूल लॉज एंड रेगुलेशंस व्हिच वी विल बी यूजिंग इट आउट। We, CAS, CMA, all three professionals are actually within the scope of Companies Act. Companies Act के बारे में सुना होगा तो गुड इनफ नहीं है, तो Companies Act है। और कोई पार्टनरशिप, ओके हम पार्टनरशिप के लिए आना चाहते हैं, पार्टनरशिप के लिए आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं? अच्छा, आप गुड्स खरीदते हो, गुड्स खरीदने के बाद आपने कुछ वेजिटेबल खरीदे या कुछ भी दुकान से, शॉप से कुछ भी गुड्स खरीदे, ओके वो बेचने के लिए मना कर दिया उसने, आपने खरीदने के लिए कुछ मना कर दिया, कुछ ऐसे पॉसिबल है, उसके लिए भी लॉ रेगुलेशंस होने चाहिए। ये सारे लॉ रेगुलेशन वैसे जो जो आपने नाम दिए, ओके बनाता कौन है? अभी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पर इंडिया में कितनी गवर्नमेंट है? दो गवर्नमेंट है बड़ी। कौन सी दो गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल। ओके तो लॉ कौन बना रहा है? हाँ अच्छा, दो गवर्नमेंट तो एवरीबडी इज अवेयर ना। अच्छा, किसने बोला ये दो गवर्नमेंट बन सकती है? अच्छा, अपना देश आजाद कब हुआ रे? 1947, ईयर ही मालूम है, डेट 26 जनवरी 1947। 26 जनवरी 1947 नहीं ना, 15 अगस्त 1947 अपना देश आजाद हुआ। उसके पहले तक किसके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे थे? ब्रिटिशर्स। यानी उन्होंने कुछ लॉ बनाए होंगे, उन्होंने नियम बनाए थे, अपन फॉलो कर रहे थे। 1947 में अपन आजाद, क्या हमने अपने लॉ रेगुलेशन बनाना चालू किया? 1947, 15 अगस्त 1947। मां कसम उस टाइम पे तो झगड़े ही चल रहे थे पहले, तेरा ये मेरा ये, ओके तो ये करने के बाद कुछ और 26 जनवरी मनाने लगे अपन। 26 जनवरी क्या था? रिपब्लिक डे। बढ़िया, भारत माता की जय। रिपब्लिक डे के दिन क्या हुआ? आजाद हुआ, डबल आजाद हुआ। आजाद तो पहले ही हुआ था, फिर 26 जनवरी को क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन आया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अवर मेन प्रिंसिपल। ओके ये 26 जनवरी कौन से ईयर में मनाते हैं अपन? 1947 नहीं, 1947 के पहले मत बोलना, मतलब मां कसम अपन आजाद बाद में हुए, पहले कॉन्स्टिट्यूशन बना ली, पहले से मालूम था आजाद होने वाले अपन ना। ओके तो कब बनाया? 1950, 1950 में अपना कॉन्स्टिट्यूशन आया। तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो 1950 में आया, 3 साल तक अपनी गवर्नमेंट जैसे चाहिए वैसे चल रही थी। देयर वाज नो कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट। किसने बोला ये दो गवर्नमेंट अपने इंडिया में होनी चाहिए? बिकॉज वी आर ए डेमोक्रेटिक कंट्री। तो ये जो दिया है अधिकार, देयर विल बी 2 गवर्नमेंट्स विच गिवन बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया ने बोला कि भाई अपने इंडिया जो चलनी चाहिए वो इंडिया कैसी चलनी चाहिए? 2 गवर्नमेंट से। एक गवर्नमेंट कौन सी होगी? सेंट्रल। और एक गवर्नमेंट कौन सी होगी? स्टेट गवर्नमेंट। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। ओके अब क्वेश्चन है, आप अब मैंने वापस कमिंग बैक टू द अर्लियर क्वेश्चन, मेरे को बताइए लॉ कौन बनाएगा? लॉ कौन बनाएगा? लॉ एक्ट वैक्ट जो भी बोलना बोलिए, पर लॉ बनाएगा कौन? बड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टेट गवर्नमेंट? दोनों बना सकते हैं। परफेक्ट, दोनों बना सकते हैं, दोनों लॉ है, दोनों बना सकते हैं, दोनों के पास अधिकार है लॉ का। अच्छा, दोनों का किसने अधिकार दिया कि तुम लॉ बना सकते हो? कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आया? यानी किस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास या स्टेट गवर्नमेंट के पावर कहां से आई कि वो लॉ बना सकते हैं? उनको पावर देने वाला कौन? कॉन्स्टिट्यूशन। तो मेरे को बताओ, पहला सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट किसने बोला कि ये होना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन। किसने बोला कि उन्होंने क्या करना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन। वो लॉ बना सकते किसने बोला? कॉन्स्टिट्यूशन। ओके और अब एक छोटी सी पॉइंट, ओके कंपनीज एक्ट अभी सुना था ना अपने? कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट, ये कौन से किसने कौन से गवर्नमेंट ने बनाई होगी? सेंट्रल या स्टेट? यानी अगर कंपनीज एक्ट खाली महाराष्ट्र को एप्लीकेबल है या पूरे इंडिया को एप्लीकेबल है?
पूरे इंडिया को। ओके, ये पूरे इंडिया को एप्लीकेबल है। स्कोप डिसाइड करता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई लॉ बनाती है तो इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। और आपको बता दूं 2017 उसके पहले इट वाज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। पहले हमेशा पुराने लॉ ऐसे ही थे, इट वाज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। एंड आई होप आपको मालूम होगा एक आर्टिकल कौन सा 370, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर वाज इनकॉर्पोरेटेड। अभी सारा का सारा लॉ, कोई भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाता है इट विल बी एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट वर्ड ही नहीं होगा। मेरी जिंदगी में या 2017 के पहले जिन्होंने भी पढ़ाई की होगी लॉ की, उसमें क्या आंसर था? इट वाज एप्लीकेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी लॉ बनाता था वो किसको एप्लीकेबल होता था? होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। अभी क्या हो गया? इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। फिर स्टेट गवर्नमेंट के लॉ किसको एप्लीकेबल है? तो यानी महाराष्ट्र गवर्नमेंट अगर बनाती है कोई लॉ तो एप्लीकेबल किसको? महाराष्ट्र। ओके, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, ओके, तमिलनाडु। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। कर्नाटका। तो माय क्वेश्चन इज ये कौन से लॉ होते हैं? एग्जांपल इसके कोई लॉ है जो स्टेट को ही एप्लीकेबल है, दूसरी जगह एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा, अपन आप सब लॉ फॉलो कर रहे हैं अपन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं, तो कौन सा ऐसा लॉ है जो सिर्फ स्टेट को एप्लीकेबल है, सिर्फ महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इधर लगाया हुआ है? एनी आइडिया? ऑनलाइन पढ़ लोग में आप कोई कुछ सजेशन, कुछ पॉइंट, कोई ऐसे लॉ जो सिर्फ स्टेट को एप्लीकेबल है? रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म कौन से है? पार्टनरशिप फर्म बोल रहे हो आप? पार्टनरशिप फर्म अगर सेंट्रल लॉ है। रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म रजिस्ट्रार बनते हैं, कंपनी एक्ट जैसा है वैसे ही पार्टनरशिप एक्ट है, तो वो भी सेंट्रल है। पर रजिस्ट्रेशन किसी चीज का, प्रॉपर्टी अगर आज मेरे को इधर प्रॉपर्टी खरीदनी है, मैं डायरेक्टली प्रॉपर्टी अच्छा, सपोज ये प्रॉपर्टी मेरे को बेचनी है एंड आई नीड टू सेल टू हिम, मैं इसको बेच रहा हूं प्रॉपर्टी, तो ये खरीदेगा। क्या हम डायरेक्टली खाली पैसा ले देके खत्म करेंगे या रजिस्टर करना पड़ेगा? अच्छा, रजिस्टर करने के बाद स्टैंप ड्यूटी सुना है? स्टैंप ड्यूटी भरना पड़ता, मालूम है ना? ये किसके पास जाता है? स्टेट के पास, सेंट्रल के पास नहीं। स्टेट लॉ, हर जगह का रजिस्ट्रेशन ड्यूटी अलग है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अलग है, हर जगह रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सेंट्रलाइज नहीं है। हाँ, कुछ चीजें होगी जो सेंट्रलाइज होगी। उसके अलावा घर पे पानी आता है, ओके, वो पानी देने का काम कौन कर रहा है? गवर्नमेंट। पर कौन सी गवर्नमेंट? सेंट्रल या स्टेट? स्टेट। तो पानी के चार्जेस कौन कलेक्ट करता है? कौन सा लॉ? स्टेट लॉ। ओके, आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो मेरा क्वेश्चन है, लॉ बनाने वाले कौन? अपन जो फॉलो कर रहे हैं, लॉ बनाने वाले कौन? अलग अलग घर में वो कॉन्टेक्स्ट हो गया। अभी अपने लिए लॉ बनाता कौन है? इंडिया का कौन? गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट? दो गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। आवाज नहीं आ रही बड़ी। दो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। तोड़ मालिक। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट जो लॉ बनाएगा वो एप्लीकेबल किसको है? होल इंडिया को। और स्टेट गवर्नमेंट जो बनाएगा वो, ओके, रिस्पेक्टिव स्टेट। क्या ये मैं क्लियर हूं? ओके। और एक तीसरा लॉ होता है, तीसरा लॉ जो ये दोनों मिलकर बनाती है। इसीलिए लॉ की 3 लिस्ट होती है, दिमाग में डालने का। लिस्ट। तो लॉ की 3 लिस्ट होती है। मैं बस बोल रहा हूं, आई एम कंटेंट पे नहीं अपन आज समझ रहे, फ्रेमवर्क समझ रहे लॉ को पूरा अच्छे से समझो। ये जितना अच्छे से समझोगे उतना फैमिलिटी बढ़ेगी, उतना एडेप्टेबिलिटी आएगी। तो 3 लिस्ट, अच्छा है, जो भी है आपके सिलेबस का ही है, सिलेबस से बाहर नहीं है। मैं ज्यादा ज्ञान में इंटरेस्ट नहीं हूं। पहले अपना ज्ञान क्लियर है, सीए फाउंडेशन क्लियर, सीए इंटर क्लियर, सीए फाइनल क्लियर, उसके बाद ज्ञान लेंगे। मतलब ये भी ज्ञान से ही करना है, अपन ऐसे अब्बा डब्बा चब्बा नहीं पढ़ रहे। लेकिन रेस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू द ओके स्कोप से बाहर मत जाइए। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, लिस्ट। देयर आर 3 लिस्ट। फर्स्ट इज सेंट्रल लिस्ट, दूसरा इज स्टेट लिस्ट। तो सेंट्रल लिस्ट कौन देता है? सेंट्रल लिस्ट मतलब कितने सेंट्रल लॉज है, तो एक सेंट्रल लिस्ट होगी लॉज की, तो वो किसने बनाई लिस्ट? सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट की लिस्ट होगी, किसने बनाई? और एक होगी ज्वाइंट लिस्ट। कौन सी लिस्ट? क्या लगता है कौन बनाया होगा? दोनों। एनी आइडिया कौन सी है ये एक्ट, कौन सा लॉ इसके लिए बेस्ट है? ज्वाइंट लिस्ट में जो बहुत बहुत तोड़, मोदी जी आके भी बहुत थावा कर रहे हो अभी रिसेंटली भी, लास्ट ईयर, ये हमने कम कर दिया है जीएसटी लॉ किसको एप्लीकेबल है? जीएसटी अपन दे रहे हैं, ओके, अब जो फीस भी लोगे, फीस ले रहे हैं, फीस में भी आपने जीएसटी दिया। ओके, एग्जांपल आपने मुझे, एग्जांपल बोल रहा हूं, 10,000 फीस दी, 18% जीएसटी मैंने लगाया, तो मेरे को आपने कितने रुपए दिए? 11,800। कैलकुलेशन समझ में आया? 10,000 प्लस जीएसटी, जीएसटी कितना था?
18%। फीस मेरी कितनी थी? 10,000। अब क्वेश्चन है, ये 18% मैंने आपसे कलेक्ट की है, ये मेरे जेब में नहीं जाने वाले, मेरे को किसको देना है? कौन सी गवर्नमेंट को? स्टेट को नहीं, दोनों को। और दोनों को इतना जाएगा 9%। 9%। आप इनवॉइस देखोगे ना, जिधर से भी इनवॉइस लोगे देखना आप, उधर लिखा रहता है CGST SGST। व्हाट इज CGST? सेंट्रल को जीएसटी जाने वाला परसेंटेज, और SGST स्टेट को। तो ये लिस्ट किसने बनाई फिर? ये जीएसटी की लिस्ट किसने बनाई? दोनों ने मिलके। तो टोटल इंडिया में कितने लॉ है? 3 तरीके के। कौन से लॉ? सेंट्रल लॉ, स्टेट लॉ, जॉइंट लॉ। क्या ये मेरा पॉइंट पक्का समझ में आया एवरीबॉडी? ओके। आपको क्या लगता है अपने सिलेबस में कौन सा लॉ होना चाहिए? सेंट्रल, बिकॉज वी आर नॉट स्टडिंग फ्रॉम स्टेट पॉइंट ऑफ व्यू। तो अपना जो सिलेबस होगा वो किसके, कौन से लॉ के हिसाब से होगा? सेंट्रल लॉ। अब जो भी आगे पढ़ोगे सारे के सारे कौन से लॉ होंगे? सेंट्रल। अच्छा, जो जॉइंट लॉ है वो भी तो सेंट्रल लॉ के इसमें आ ही रहा है ना। तो अपने को जो मैक्सिमम लॉ पढ़ोगे वो कौन सा पढ़ोगे? सेंट्रल। अभी आप बोलोगे फिर स्टेट का क्या होगा सर? स्टेट का लॉ पढ़ना है तो आपको दूसरे कोर्सेज करने पड़ेंगे, LLB, बिकॉज स्टेट वाइज आप काम करोगे। कंपनी सेक्रेटरी में भी कुछ स्टेट लॉज है, लेकिन सीए में अपने पास कौन से लॉ है? सारे सेंट्रल वाले। क्या मेरे पंडर लोग पक्का क्लियर इधर तक? तो भाई साहब अपने पास टोटल जो लिस्ट है वो लिस्ट आपको ध्यान रखनी होगी। तो सबसे पहला पॉइंट, मेरा क्वेश्चन वापस रिपीट होता है। ओके, मेरे को बताइए, लॉ बनाने का अधिकार इंडिया में किसके पास है? गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट? नाम बोलते जाइए। सेंट्रल, स्टेट। ओके। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो लॉ लिस्ट देगा वो कौन सा लिस्ट होगा? सेंट्रल लिस्ट। दूसरा स्टेट लिस्ट। तीसरा जॉइंट लिस्ट का लॉ कौन कौन एंश्योर करेगा? सेंट्रल भी और स्टेट भी। क्या ये क्लियर है? इधर तक क्लैरिटी है? अच्छा, तो अपन कौन से लॉ में इंटरेस्टेड है बड़ी? सेंट्रल। सेंट्रल लॉ ओके बनता कैसे है? मतलब ये लॉ देखो ऐसा, आई नो आपके दिमाग में ऐसा होगा कि सर ये लॉ बनाने के लिए ये हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, ये हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट, ये है सीजी का फुल फॉर्म सेंट्रल गवर्नमेंट। इनको मन कर दिया, चलो चलो खत्म करते हैं, आज लॉ बना देते हैं, लॉ बना देते हैं। ओके, आज उनका मन किया, चलो नया लॉ बना देते हैं, नया लॉ बनाते हैं। क्या ये ऐसा होता है क्या? तो क्या क्या होता होगा, इसका प्रोसेस क्या होगा एक अंडरस्टैंडिंग के लिए? राज्यसभा, लोकसभा। ओके, 2 सभा होती है, राज्यसभा, लोकसभा। तो राज्यसभा और लोकसभा पहले किस में जाना चाहिए? मैं सेंट्रल लॉ की बात कर रहा हूं, तो पहले किस में जाता है? राज्यसभा या लोकसभा? पहले किस में जाना चाहिए टेक्निकली? क्या लगता है, लोकसभा या राज्यसभा? लोकसभा। लोकसभा के बाद राज्यसभा। तो 2 सभा मतलब आपको मालूम है ना सब नॉमिनेशन क्या होगा, ये सब इकोनॉमिक्स में कॉन्टेक्स्ट है। लोकसभा राज्यसभा कैसे बनी हुई है, ठीक है। जब वो चैप्टर 1 में जाएंगे डिस्कशन में अपन डिटेल उस पर बात करेंगे, लेकिन फ्लो समझ लो। पर मेरा क्वेश्चन है, ओके मेरा एकदम सिंपल क्वेश्चन आता है। चलो ये लॉ राज्यसभा में गया, ये लॉ का ये लॉ है, कोई तो लॉ है XYZ लॉ। ओके, तोड़ लॉ, ठीक है, ये तोड़ लॉ। ओके, राज्यसभा में गया, हाँ बोला। लोकसभा में गया, हाँ बोला। पर पहले उसके पहले ये बनाया तो होगा किसी ने। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो डायरेक्टली राज्यसभा लोकसभा में नहीं जाता, पहले बनाता है ड्राफ्ट होता है। ड्राफ्ट कौन करता है? ड्राफ्ट कौन करता है? हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना रही है, आई नो वो अच्छा, हम कौन सी लिस्ट में इंटरेस्टेड है, सेंट्रल या स्टेट? सेंट्रल में। एवरीबॉडी ऑन सिंक्रोनाइजेशन ना, हम सेंट्रल की लिस्ट में इंटरेस्टेड है। तो पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा लोकसभा में तो पहले बनाने के बाद दे सकते हैं ना, कि हम उसको बोलेंगे अप्रूव करो, हाँ बोलो, फिर उसमें 3/4 वाले हाँ बोलते हैं, फिर वो आगे जाता है, फिर वो आगे जाएगा। अरे पर उसके पहले लॉ तो बनाना पड़ेगा ना। तो लॉ उसके पहले बनाएगा कौन? हाँ, मिनिस्ट्री में एक वर्ड आया है, मिनिस्ट्री सुना है कभी? मिनिस्ट्री सुनी है क्या? नहीं सुनी है? सुनिए मिनिस्ट्री। अच्छा, MCA सुना है? MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, MEA मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। मिनिस्ट्री एक मिनिस्ट्री है। मिनिस्ट्री इज द प्रोफाइल जो एंश्योर करती है लॉ बनने के बाद आप फॉलो कर रहे कि नहीं, वो मिनिस्ट्री देखती है। मिनिस्ट्री लॉ नहीं बनाती। गवर्नमेंट ने बोला लॉ बन गया, वो बड़ी बड़ी गवर्नमेंट ने क्या बोला, लॉ बन गया। किसने किसने हाँ बोला अभी तक? अभी जितना दिमाग में आपके है, राज्यसभा में हाँ हो गया, लोकसभा में हाँ हो गया, लॉ बन गया। मिनिस्ट्री को बोल दिया, मिनिस्ट्री आप 2 मिनिस्ट्री में हो, ओके, आपने एंश्योर करना है ये सब लोग लॉ फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। जो नहीं लॉ फॉलो कर रहा है, ओके, मां कसम फाइन डालो, पेनल्टी डालो, जेल में डालो।
ये मिनिस्ट्री करती है। डेफिनेटली मिनिस्ट्री जेल में नहीं डालती, मिनिस्ट्री पर केस करती, वॉट एवर ये प्रोसेस रहेगा। आई होप समझा। तो मिनिस्ट्री का काम लॉ बनाना है या लॉ एनफोर्स करवाना है? एनफोर्स, एनफोर्स समझ रहा है? एनफोर्स मतलब आपको फॉलो करवाना है। तो आपको लॉ फॉलो करने का, फॉलो कौन करवाएगा? मिनिस्ट्री बनाएगा लॉ। लॉ बनाता मिनिस्ट्री नहीं बनाता। लॉ बनाता कौन है फिर? एनी आइडिया? कुछ भी? अच्छा, इधर लॉ बनाना चाहिए, ये भी तो दिमाग में आना चाहिए। अच्छा, लॉ बनाने के लिए पहले रीजन, रिक्वायरमेंट तो चाहिए कि लॉ चाहिए, इधर लॉ चाहिए। ओके, लॉ चाहिए, तो ये लॉ चाहिए, ये कौन डिसाइड करता है? अच्छा, लॉ बनाने वाला कौन? वापस आते हैं लॉ, अपन खाली एक ही लॉ पे अभी टिके हुए हैं। लॉ बनाने वाला कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी जी। ओके, बट आई एम नॉट इन मोदी जी। हाँ भाई, हर वी आर नॉट इन पॉलिटिकल डिस्कशन, वी आर इन लॉ मेकिंग प्रोसेस। तो अपन कौन किसको फेवर करते हो अलग अलग डिस्कशन पॉइंट है। लेकिन भाई ओके, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बोल रही भाई हमको इधर लॉ चाहिए। जैसे शायद आपने अभी वर्ल्ड कप देखा, वर्ल्ड कप जीते अपन, बहुत बढ़िया रहा। ओके, वर्ल्ड कप जीते, उसके पहले बहुत सारी चीज़ें जीते। लेकिन अगर आप नोट करोगे साल भर के पहले की जो मैचेस है उसमें एड्स जो आती थी और आज जो मैचेस है उसमें जो एड्स आती है बहुत अलग हो गई। कौन सी एड है जिसकी लग गई? गैमलिंग, खेलो दिमाग से। देखा क्या इस बार एड आई? ड्रीम 11 देखा, माई सर्कल 11 सुना है क्या ये? अच्छा, ये एड देखी है क्या आईपीएल के टाइम पे? क्या आईपीएल, अभी इस बार आईपीएल में तो एक एड बता देना तो मेरे को, क्यों नहीं दे पा रही एड? अच्छा, नोट किया क्या आपने ये ड्रीम 11 का एक भी एड देखा क्या? ड्रीम सर्कल, ड्रीम 11, माई सर्कल 11, मालूम है ना? देखा है क्या? क्यों नहीं है? बैन किया। किसने बैन किया? गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट? सेंटर। नीड आया, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नीड आया भाई, ये पैसा गैमलिंग में जा रहा है। गैमलिंग का पैसा, इंडिया का जो पब्लिक का पैसा है वो गैमलिंग में जा रहा है। वो गैमलिंग की जगह या तो इन्वेस्टमेंट में जाए, बिकॉज वो गवर्नमेंट को कुछ फायदा नहीं हो रहा उससे, एंड इट इज वेस्टिंग। तो मल्टीपल रिक्वायरमेंट आई। ये रिक्वायरमेंट किसके पास आई? किसने बोला उनको? अलग अलग मिनिस्ट्री जो काम कर रही थी उन्होंने बोला भाई इसके लिए लॉ निकालो। ये लॉ नहीं है, पब्लिक कुछ भी पैसा वेस्ट कर रही है, गैमलिंग हो रहा है। तो ये गैमलिंग नहीं था एक्चुअली। ओके, आप इमेजिन, मतलब मैं जस्ट आपको ये बता रहा हूं। ओके, गैम्बलिंग इज वॉइड, गैम्बलिंग इज प्रोहिबिटेड इन इंडिया। एक एक्ट है जो आपके सिलेबस का आएगा, आईसीए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्या नाम है बड़ी? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बताऊंगा मैं आपको आज, आज के इसमें ब्रीफ आइडिया आएगा उसका। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ओके, ये एक्ट है 1872 का है। मां कसम, किसने बनाया? मतलब ब्रिटिशर। और अभी भी वही लॉ चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, क्योंकि इसमें ज्यादा चेंजेस आए नहीं है। इधर क्लियर है कि गैम्बलिंग किया, वॉइड। यानी अगर मैंने और तूने सट्टा खेला और मैं बोला तेरे को, ओके एग्जांपल है गैम्बलिंग, ओके बरसात आएगी, बरसात आई, ओके तो मैं तेरे को 500 रुपए देगा, नहीं आई तो तू मुझे 500 रुपए देगा। 15 मिनट में बरसात नहीं आई तो मुझे 500 रुपए देगा ना? तूने मना कर दिया, मैं कोर्ट में जाके पैसे क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि एक्ट में लिखा है ऐसा करना वॉइड है। ओके, ये वॉइड। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करो, कॉन्ट्रैक्ट। सर इसकी वजह से जेल में जाएंगे कि नहीं जाएंगे वो अलग इशू है, उसका डिस्कशन चल रहा है क्या? नहीं, गैम्बलिंग इज वॉइड। वॉइड बोला मैंने, क्या बोला? वॉइड, वॉइड, VOID। मतलब ये आप, अगर आप किसी को प्रॉमिस भी करते हो कोर्ट में नहीं जा सकते। तो ये तो पहले से था। फिर माई ड्रीम 11 इतने साल कैसे चला? कितने साल चला माई ड्रीम 11? ड्रीम 11 या माई सर्कल कितने साल चला? कितने साल से तोड़ कमाया? तो फिर चला कैसे? क्योंकि वो प्रूव कर रहा था कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, क्योंकि वो गैम्बलिंग नहीं है। क्योंकि आप कोई भी ऐड देखना, ड्रीम 11 ऐड देखो, कोई भी ऐड देखो, क्या बोलता है वो ऐड में? क्या बोलता था वो ऐड में? बोलता है नहीं, बोलता था, लग गया। क्या बोलता था वो ऐड में? खेलो दिमाग से। गैम्बलिंग में दिमाग नहीं लगता, गैम्बलिंग में परसेंट सट्टा होता है। और ये बोलते हैं कि हम दिमाग से खेलने को बोल रहे हैं। खेलो दिमाग से, दिमाग से खेलो। आपको सोचना होगा, प्लान करना होगा, ये इतने इतने रन निकाले, आगे इतना रन निकालेगा, मैं इसको सिलेक्ट करेगा। तो तेरी स्किल सेट आ रही थी। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है अगर ये गैम्बलिंग में स्किल सेट आती है, क्या आती है? स्किल सेट, तो ये गैम्बलिंग नहीं है। अरे नहीं तो इमेजिन करो ना, तू कॉलेज में, स्कूल में रेस जीता है कभी? नींबू मिर्ची डाल के, नींबू मिर्ची नहीं, वो चम्मच और नींबू मिर्ची डाल के, मां कसम, वो तो नजर का कॉन्टेक्स्ट है। तो खेला है क्या? रेस खेला है? ओके, वो गोनी वोनी लेके कूदा है क्या? वो रेस भागा है क्या? कभी जीता है फर्स्ट सेकंड थर्ड? कोई तो जीता होगा, अवार्ड मिला, तो गैम्बलिंग भी हो सकता था ना फिर।
कॉन्ट्रैक्ट तो वाइड होना चाहिए था, तेरे को कुछ मिलना नहीं चाहिए था। स्पोर्ट्स गैम्बलिंग हो सकता था, तू जीता मैं हारा। इट्स नॉट सो, बिकॉज इट इज इन्वॉल्विंग। तो जब भी कोई स्किल सेट वाला होगा वो गैम्बलिंग माना। कौन सा एक्ट ने बोला? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। उन्होंने वही दिमाग लगाया, उन्होंने बोला इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोल रहा है कि स्किल सेट चाहिए, हम बोल रहे हैं ना स्किल सेट है। फिर गवर्नमेंट बोला अगर ये स्किल सेट है हम एक नया लॉ निकालेंगे, स्किल सेट होने दो, लेकिन अगर वो पैसा इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, वो स्किल सेट है होने दो पर पैसा इन्वॉल्व हो रहा है और उसमें हारा जा रहा है, ओके वो खत्म। एंड एक एक्ट पास किया, ओके जिसके अंदर गैम्बलिंग एक्ट के अंदर एक मॉडिफिकेशन लाया, न्यू एक्ट आया, जिससे कौन बंद हो गया? इमेजिन करो ड्रीम 11 रातों रात कंपनी के 90% उनका शेयर, उनका 100 रुपीज अगर उनका रेवेन्यू था ना, 100 में से 90 रुपीज गैम्बलिंग का था। कंपनी के लग गए वे अगले दिन 10, लेकिन कंपनी ये उनको ऑलरेडी पता था, क्योंकि जब ये लॉ पास होता है तो कल के कल पास नहीं होता है। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले लॉ क्या होगा, बनेगा ना। फिर लॉ बनने के बाद ये लोग स्टेक होल्डर जो होते हैं उनको देते हैं कि भाई ऐसा बना, फिर वो प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, राज्यसभा, लोकसभा वगैरह वगैरह जो भी जाएगा वो जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, समझा क्या बड़ी? तो सबसे पहले क्या होगा, डायरेक्टली ये ड्रीम 11 को एक दिन में अचानक सरप्राइज हो गया, सरप्राइज तेरी तो लग गई। ऐसा हुआ क्या? अरे ड्रीम 11 को पहले से मालूम था ना, क्योंकि ये जब लॉ बन रहा था तभी तो डिस्कशन में आया होगा ना, न्यूज आती है, नया लॉ आने वाला है न्यूज आती है, ये उनको मालूम था। उन्होंने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया, यानी दूसरे बिजनेस में एंटर कर रहे हैं। सर कौन से बिजनेस में? ड्रीम 11 इज गोइंग इन गेम्स ऐप, एप्लीकेशन है ना, गेम्स आते ना, गेम्स खेलने वाले एप्स में। तो अभी बहुत सारे गेम्स बनाने का कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, वो क्रिकेट की गेम्स होते हैं, लूडो के देखे होंगे आपने, कोविड में खेले होंगे, जो कोविड में मतलब ना जिंदगी आधी निकली थी कोविड में, था ही क्या काम, था ही क्या कोविड में, गेम्स ही खेलना था। ऑनलाइन जो भी आपने क्लास अटेंड की होगी वो तो ऑनलाइन ही थी, उसमें क्या ही समझ रहा था। अरे वो टाइम पे तो एडेप्टेबिलिटी बहुत मुश्किल थी ना बड़ी। तो भाई साहब ड्रीम 11 ने चेंज कर लिया वगैरह वगैरह। तो क्वेश्चन है, मेरे को बताओ सबसे पहले फिर लॉ बनाता कौन है, क्वेश्चन वही आ रहा है मेरा, फिर लॉ कौन बनाता है, लॉ कौन बना रहा है? प्रेसिडेंट फाइनल अप्रूवल देगा, प्रेसिडेंट अपनी सुप्रीम पोजीशन है। आपको मोदी जी अपने इसमें बहुत दिखते हैं ना तोड़, मालूम है ना, लेकिन आपको मालूम है पीएमसी भी बहुत तोड़ पोजीशन किसकी है अपने इंडिया में? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट लॉ सारे हा कौन करता है? मोदी जी नहीं, प्रेसिडेंट। क्यों ऐसा? ऐसा क्यों? मतलब यार पीएम, यार पीएम ना मोदी जी है ना, यार मोदी जी ना सर, मोदी जी ना, पूरे वर्ल्ड में मोदी जी है ना सर। अरे पर फिर भी प्रेसिडेंट ही हा करता है, मोदी जी नहीं हा कर सकते, क्यों ऐसा? नहीं, थोड़ा सा ऐसा मोदी जी को हाँ करने का मौका, अपॉर्चुनिटी छोड़ दिया मोदी जी को ऐसा। और मोदी जी ये लॉ भी नहीं चेंज कर सकते कि ये हाँ मेरे से करवाओ ये लॉ चेंज ही नहीं हो सकता इंडिया में, इंडिया में चेंज ही नहीं हो सकता, प्रेसिडेंट को ही अधिकार दिया। यानी आपने अभी क्या बोला, सभा बताओ, सभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा में हाँ हुआ, लोकसभा में हाँ हुआ, लॉ अभी तक नहीं बना, ये जाता किसके पास है? प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट का सिग्नेचर, और उसके बाद वो लॉ बनता है। तब तक ये लॉ है ही नहीं बड़ी, तब तक ये लॉ है ही नहीं। तो मेरे को बताइए, सोच समझ, मतलब ऐसा ऐसा क्या पॉइंट है, व्हाट इज द रीजन, कुछ इसके पीछे? गजेट में पास करना होता है, गजेट में पास करना मतलब प्रेसिडेंट बोलती है, प्रेसिडेंट साइन करने के बाद ऑफिशियल गजेट में जाता है, उसके बाद ही लॉ बनता है। पर मेरा क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट क्यों साइन करनी चाहिए, व्हाई नॉट प्राइम मिनिस्टर? गवर्नमेंट उनकी कंटिन्यूटी में रहे, ठीक है, तो उनकी गवर्नमेंट ऐसा क्यों, पर फिर मतलब प्रेसिडेंट, मतलब मैं आई नो यू आर ऑन करेक्ट, मतलब तो वो उनकी उनके लिए जो फॉर्मेट रहेंगे वो उसे बनाएंगे, तो फिर पर मेरे को इसमें डिसएडवांटेज क्या दिख रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने हाँ कर दिया तो गवर्नमेंट, ठीक है ना यार, गवर्नमेंट अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो मैं मेरे लिए काम करूंगा, तो उसमें क्या दिक्कत है? हम्म, लोगों का नुकसान क्यों होगा? क्या प्रेसिडेंट खाली, प्राइम मिनिस्टर खाली खुद का ही देखेगा क्या? तो प्रेसिडेंट, इसका मतलब प्रेसिडेंट कोई टेंशन नहीं है प्रेसिडेंट का, तो इसका मतलब प्रेसिडेंट का कुछ कुछ कंसर्न नहीं है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर कैसे अपॉइंट होता है? प्राइम मिनिस्टर कौन होता है? मोदी जी है, मेरे को भी मालूम है, मोदी जी है, मेरे को मालूम है, ओके। क्या होता है मोदी जी को अपॉइंट किसने किया? मोदी, किसने बोला कि मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर? आपने मोदी जी को वोट दिया? नहीं भाई, तुमने तुमने अपने अपने इलाके के लोगों को वोट दिया, जिसमें बीजेपी वगैरह दिया, बीजेपी का रिप्रेजेंटेटिव मोदी जी,
तो मोदी जी को अपॉइंट किसने किया? मेजॉरिटी सीट्स ने। मेजॉरिटी सीट्स आई 50%। इंडिया में जो भी इलेक्शन हुआ उसका 50% से ज्यादा जिनको वोट मिला वो बीजेपी को मिला। इसलिए बीजेपी ने, या तो बीजेपी को मिला नहीं तो अलायंस वॉट एवर इट में भी, तो उन्होंने बीजेपी के इसमें से वो सिलेक्शन किया। अगर ये कांग्रेस को मिलता तो कांग्रेस का सिलेक्शन, या आपको मिलता आप आम आदमी पार्टी तो उनका सिलेक्शन। दिस इज हाउ इट हैपेंस। तो पीएम इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन मेजॉरिटी, नॉट 100। प्रेसिडेंट ऐसा नहीं है, इसलिए अपने इंडिया के मेजर पावर है। तो प्राइम मिनिस्टर व्हाट ही सजेस्ट इज ऑलमोस्ट करेक्ट। ये पर ही वाज टेलिंग के प्राइम मिनिस्टर जो भी लॉ बनाएंगे वो अपने फायदे के हिसाब से बनाएंगे, ऐसा नहीं है। प्राइम मिनिस्टर कोई भी लॉ बन रहा होगा और उनका फायदा होगा वो पास कर देंगे, 2 मिनट नहीं लगेगा उसके लिए। इसीलिए सारे लॉ बनाते वक्त किसका अप्रूवल चाहिए रहता है? प्रेसिडेंट, बिकॉज प्रेसिडेंट विल नॉट बी बेस्ड ऑन मेजॉरिटी ऑफ दिस पॉइंट। प्रेसिडेंट इज अपॉइंटेड बेस्ड ऑन कंप्लीट हाउसेस, बोथ द हाउसेस, राज्यसभा एंड मतलब पार्लियामेंट वगैरह, सारा का सारा कॉन्टेक्स्ट हो जाता है। आई होप ये पॉइंट समझा पड़ी। तो अब मेरे ख्याल से एक फ्लो थोड़ा सा दिमाग में बैठ रहा है, लॉ कैसे बन रहा है। तो पहला एक फ्लो मेरे को बताओ, सबसे पहले क्या होगा? जस्ट एक ब्रीफ में मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी बुक का कॉन्टेक्स्ट मत जाना, कौन से बुक में कॉन्टेक्स्ट है, मैं आपको बस एक आइडिया दे रहा हूं। ओके, तो एक बार देखिए, ओके इधर आ जाइए। एक चीज मैं ये देखना चाहता हूं, बस आप कुछ भी मत करिए बुक में। देखिए, व्हेन द लॉ इज, क्या लिखा है बड़ी? प्रपोज किधर? पार्लियामेंट, इट इज कॉल्ड अ बिल। तो मेरे को बताओ पहले लॉ बोलते हैं या बिल बोलते हैं? बिल। अब ये बिल बनाया किसने? आप और मैं इन्वॉल्व होते हैं। आप और मैं किसमें इन्वॉल्व होंगे? जिसमें फाइनेंस के रिलेटेड होगा, अकाउंट्स के रिलेटेड होगा, टैक्स के रिलेटेड होगा, जिसमें आप और मैं होंगे। कोई लॉ इकोनॉमिक अफेयर्स के ऊपर हुआ तो प्रशांत सर जैसे इकोनॉमिक्स वाले कुछ लोग होंगे वो इन्वॉल्व होंगे, तो उनको बनाया जाता है। तो ये लोग क्या बनाते हैं? लॉ बनाते हैं या बिल बनाते हैं? तो मेरे को बताओ, ये अभी बिल क्यों बोला है, लॉ क्यों नहीं बोला हुआ है? क्योंकि अभी तक पास नहीं हुआ है। तो मैंने क्या बनाया? मैं कौन हूं? स्पेशलाइजेशन, मैं हूं एक्सपर्ट अपने एरिया में, और मैंने क्या बनाया? पहले बिल। और ये बिल मैंने किसको दिया? पहले पार्लियामेंट। समझ में कुछ आया? अब ये बिल पार्लियामेंट में दिया किसने? वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमको बोला ना बनाने के लिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने मुझे अपॉइंट किया, इसको अपॉइंट किया, 4 जन को अपॉइंट किया और बोला ओके इसके ऊपर तुम बना के दो। देखो इसकी वजह से गड़बड़ निकलने वाली है, मतलब इसकी वजह से आपको समझेगा क्या हो रहा है। मैं भी इंसान ही हूं, रोबोट नहीं है भाई, ये भी इंसान है, ये भी इंसान है, ये भी इंसान है। हम चारों ने मिलकर एक लॉ बनाए जिसमें कुछ सेक्शंस लिखे होंगे, सब सेक्शंस वो क्या होते हैं वो बात कर रहे हैं। ऐसे सेक्शन सब सेक्शन ऐसे लिख के बना के हमने दे दिया, मोदी जी बना दिया। मोदी जी बोले ठीक है, लो मोदी जी बोले लॉ पास हो गया। ऐसा होता क्या? नहीं। फिर मोदी जी बोले किसको दो? ये पार्लियामेंट। तो ये पहला क्या था? बिल। फिर पार्लियामेंट इसको दिखता है, पार्लियामेंट इसको रीड करता है, डिस्कस करता है इधर क्यों चाहिए क्या नहीं चाहिए। अच्छा, अब इमेजिन करो पार्लियामेंट में इतना टाइम नहीं होगा पूरा लॉ पढ़ने के लिए, तो उनकी एक कमिटीज भी होती है वो मदद करती है कि इसमें ये एरिया में ये चीजें बरोबर नहीं है, ये चीज बरोबर है। फिर देखो आफ्टर डिस्कशन एंड डिबेट, किसमें डिस्कशन और डिबेट किसमें हुआ? पार्लियामेंट। सुनना देखा होगा ना पार्लियामेंट में डिस्कशन, देखा है कि नहीं? अब ना नहीं देखा है वहां, कसम देखा है कि नहीं पार्लियामेंट का? देखिए मैं दिखाऊंगा एक आध वीडियो, कोई रहेंगे मस्त है, मजा आता है, अलग से मजा आता है। दोनों हाउसेस रहते हैं, अगर मेरी तरफ से किसी ने बोला तो हाँ हाँ, तेरी तरफ से किसी ने बोला तो हाँ, ऐसा ऐसा समझ रहे क्या? तो ऐसे कुछ ऐसा होता ना, आधा तेरा कुछ ऐसा वो देखने को मिलता है। तो इसलिए क्या लिखा इन्होंने? खाली डिस्कशन नहीं लिखा, इसलिए डिस्कशन लिखा कि इन्होंने खाली नहीं, डिस्कशन एंड डिबेट। डिबेट करते हैं, डिबेट करेंगे एंड द लॉ इज पास्ड इन लोकसभा। तो पहले पार्लियामेंट में आ जाता है, फिर किस पार्लियामेंट मतलब लोकसभा, और लोकसभा ने हाँ किया, देयर इट इज बीन पास्ड इन, तो पहला किसके पास जाएगा बड़ी? लोकसभा, फिर राज्यसभा। आगे बढ़िए, इट हैज देन हैज टू बी ऑब्टेन द एसेंट। एसेंट मतलब स्क्रीन पे दिख रहा है एसेंट, एसेंट दिख रहा है ना, ASSENT, एसेंट मतलब हाँ, ओके ओके ओके। ये कौन देगा हाँ? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। समझ में कुछ आया? और इसके बाद फाइनली द लॉ विल बी नोटिफाइड। मैं आपको वापस बता दूं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने साइन कर दिया तो लॉ बन चुका है, बस ये आपको फॉलो कौन से दिन से करना है इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। तो प्रेसिडेंट एक डेट बताते हैं और वो डेट को ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश होता है। ऑफिशियल गैजेट आज के डेट में आपका वेबसाइट से अवेलेबल है, वेबसाइट में पब्लिश हो जाता है और वहां से अपने को उस दिन से फॉलो करना होता है लॉ। तो मेरे को बताओ लॉ मेकिंग प्रोसेस क्या है? सबसे पहले क्या करते हैं लॉ में? सबसे पहले क्या होता है? बिल। नाम याद रख बड़ी, पहला क्या होता है? बिल। बिल के बाद किसके पास जाता है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में 2 सभा, लोकसभा पहले हाँ करेगी। लोग इन दोनों में डिफरेंस क्यों है मालूम है क्या? एक में 50% मेजोरिटी चाहिए और एक में 3/4 चाहिए, इसीलिए। तो पहले किसके पास जाएगा? लोकसभा, फिर राज्यसभा, उसके बाद प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट एसेंट देते ही ये क्या बन जाएगा? बिल नहीं बचेगा, लॉ। और लॉ फॉलो कब करना होगा? डिपेंड्स ऑन ऑफिशियल गैजेट।
ऑफिशियल, सर ऑफिशियल गैजेट का मतलब वेबसाइट है ऑफिशियल गैजेट की, डोंट वरी, अपन सब लाइव दिखाऊंगा अभी, लेकिन वो ऑफिशियल गैजेट की वेबसाइट है, वहां पर जाके मालूम पड़ता है। अब क्वेश्चन है, तूने तो वो वेबसाइट देखी ही नहीं, तुझे कैसे मालूम पड़ेगा वो लॉ आ गया? तुझे कैसे मालूम पड़ेगा? ऑफिशियल गैजेट में आ गया तो डीम्ड है कि लॉ आ गया और तूने रीड कर लिया, तूने रीड किया हो या ना किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई होप यू आर ऑलरेडी अवेयर स्टेटमेंट, इग्नोरेंस ऑफ लॉ कैन नेवर बी एक्सक्यूज। तुमने रेड सिग्नल क्रॉस कर लिया, ओके, अरे मां कसम तोड़ दिया, रोका हवालदार ने, बोले लॉ फॉलो नहीं किया, मला माहित नव्हतं, मुझे नहीं मालूम था भाई यार रेड सिग्नल नहीं क्रॉस करना है, मेरे को तो ऐसा लगा ये तो खाली कलर कलर है, बचपन में क्रेयॉन किया था मैंने, तो क्या वो तुझे पुलिस वाला माफ करेगा? नहीं, ऐसा मर्डर कर दिया, अरे मर्डर गलती से हो गया, मेरे को नहीं मालूम था, मारने के बाद तुम जेल में डालोगे, मैंने लॉ पढ़ा ही नहीं। कौन सा लॉ है अभी वैसे मारामारी के लिए वगैरह? क्रिमिनल लॉ पहले थे अपने इंडिया के पहले वाले कॉन्सेप्ट में, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, अभी उस लॉ को एक नाम दिया भारतीय न्याय संहिता। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ये सब गायब हो गए, अभी एक ही लॉ है उसके लिए, भारतीय न्याय संहिता। 2024 में वो आ गया और पुराने लॉ को रिप्लेस कर दिया। नहीं तो अपने लॉ कौन से थे मालूम है? 1908 के। कौन से वाले? 1908, 1908, इसको रिप्लेस किया 2024 में बीएनएस। बीएनएस मतलब भारतीय न्याय संहिता। ये भी सेंट्रल लॉ है लेकिन अपना सिलेबस नहीं होगा क्योंकि अपन क्रिमिनल विमिनल पे काम नहीं कर रहे हैं। सो हमारे लिए जो लॉ मेनली होगा वो सिविल लॉ जैसा होगा, ठीक है। बट नेवरदलेस मेरे ख्याल से एक प्रोसेस दिमाग में बैठा, अरे पंटर लोग हाँ या ना, पक्का? तो अभी एक मैं बताऊं, लॉ जब लॉ और बिल दोनों में फर्क क्या है? एसेंट आने के बाद लॉ बनता है, एसेंट होने के पहले तो बिल पहले किधर जाता है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में दो सभा, लोकसभा राज्यसभा, और बिल बनाने वाले होते हैं एक्सपर्ट्स। समझ में आया बड़ी? ये आगे का फ्लो ध्यान रखना। एक नाम आपने देखा सिविल लॉ और एक नाम देखेंगे क्रिमिनल लॉ। अपना सिलेबस कौन सा है? सिविल। क्रिमिनल रहेगा नहीं, क्रिमिनल पढ़ना है किसी को तो यू कैन बिकम ए लॉयर एंड अदर थिंग्स। फिर मालूम है ना जज साहब के सामने जाके लड़ना, जॉली एलएलबी वगैरह देखा होगा ना तुमने, ऐसा मालूम है ना जज साहब के पास किसी को ऐसा लड़ना है, सर मेरे को सीए बन के वो नहीं लड़ सकता, सीए बन के तुम्हारा वो एक्सपर्टीज नहीं है, ओके, वो एक्सपर्टीज किसी और एरिया में है। तो सर फिर सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ में फर्क क्या होता है या इस कंटेक्स्ट में क्या होता है? तो इसके बाद थोड़ी सी आज की जानकारी और एक अपडेट सुन लीजिए। एक प्रॉमिस किया, एग्जांपल लेट्स डू वन थिंग, ओके, आपने मैंने आपको प्रॉमिस किया कि मैं लॉ पढ़ाऊंगा, आपकी एग्जामिनेशन सितंबर 26 से, मैंने प्रॉमिस किया। उसको एक टर्मिनोलॉजी में मैं डाल रहा हूँ, एक वर्ड में डाल रहा हूँ, जब चैप्टर में जाएंगे तब वर्ड को बहुत अच्छे से देखेंगे, अभी एक जस्ट ब्रीफ में देखो। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, तुमने मुझे ऑफर किया कि सर हमें लॉ पढ़ना है आपसे, मैंने एक्सेप्ट किया, मैं लॉ पढ़ा दूंगा। आपने मुझे फीस दे दी, ओके, बैच को आए, मैं नहीं ले रहा हूँ, मैं बोला कल आना, कल आए, मैं नहीं ले रहा हूँ, कल आना, ऐसे कर करके, ओके, आप देखो मैं पढ़ा ही नहीं रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन है, ओके, तुम क्या कर सकते हो? देखो मारामारी वाला डिस्कशन इधर नहीं करने का, या अपन लॉ ब्रेकिंग वाले पॉइंट पे अपन बात नहीं करेंगे। जो इंडिया में होता है ठीक है वो होता है, लेकिन लॉ ब्रेकिंग वाला आपका आंसर नहीं होना चाहिए। तो क्या करोगे अभी इस केस में, क्या करोगे? रिफंड मांगोगे, एक ये ऑप्शन, या तो दूसरा आप बोलोगे नहीं नहीं सर परफॉर्म करो। परफॉर्म करो मतलब पढ़ाओ हमें, ठीक है, मैं नहीं पढ़ा ना, मैं रिफंड कर रहा हूं। अब केस फाइल करोगे, केस फाइल करने के लिए किसके पास जाओगे? किसके पास जाओगे? पुलिस के पास जाओगे, पुलिस के पास एफआईआर लिखा सकते हो। पुलिस के पास एफआईआर मतलब, एफआईआर सुना है कभी? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। पुलिस को कैसे मालूम पड़ेगा अपने आप? पुलिस उधर ऐसा अरे अरे अमित ने उधर प्रॉमिस किया, मां कसम तोड़ दिया, पकड़ो अमित को, ऐसा आएगा क्या? पुलिस को अपने आप समझेगा क्या? नहीं। तो पर फिर क्या क्या प्रोसेस होगा? मैं क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है कि आप क्या करोगे, किधर जाओगे? कोर्ट कचहरी। कोर्ट कचहरी में, कोर्ट में डायरेक्टली जाके जा सकते हो क्या डायरेक्टली? कि आपके क्या करना पड़ेगा? ओके, लॉयर पकड़ना पड़ेगा, लॉयर का एप्लीकेशन देना पड़ेगा, फिर वो कोर्ट में एप्लीकेशन जाएगा, फिर वो कोर्ट की सुनवाई आएगी। अपने इंडिया में कौन से साल में आएगी वो डिस्कशन नहीं करते क्योंकि लोड बहुत ज़्यादा है। देखो एंड अगेन ना, इंडिया इज़ वेरी गुड कंट्री, इंडिया इज़ माई कंट्री। तो अपन जो भी है थोड़ा बहुत ह्यूमर है, आई नो, एंड फॉर मी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मैं सिर्फ ह्यूमर के लिए बता रहा हूँ, पर लेकिन है वो किस्से, मतलब कुछ कुछ किस्से ऐसे है, आपको ही मालूम है इंफ्रास्ट्रक्चर का हालत क्या है, आपको ऑलरेडी पता है चीज़ों का क्या हालत है, पोल्यूशन का क्या पीक हालत है,
और यही सब चीजें हैं, पर जस्ट इट इज नथिंग टू डू विद दैट पॉइंट, बट मैं बता रहा हूं कि कुछ कुछ चीजें जो सुधारनी चाहिए उसमें अभी भी डिले हो रहा है। तो कोर्ट केसेस का प्रॉब्लम क्या मालूम है क्या? कोर्ट इनफ नहीं है टू हैंडल अवर प्रेशर। अपने जो केसेस हो रहे हैं उसको हैंडल करने जितना प्रेशर का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है अपने पास यार। अरे क्यों जाना चाहिए? अगर एक केस हो रहा है, वो केस कितने 2 साल 3 साल 4 साल के बाद किधर सुनवाई पे आता है? वाई? इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पुराने केसेस चल रहे हैं, पुराने केसेस का आउटकम के पॉइंट है। ठीक है, वो जो भी रहा, तो मेरा आपने केस फाइल किया, मेरे को बताओ केस करने के बाद क्या सीन होगा? कोर्ट मुझे ऑर्डर क्या करेगा? कोर्ट जज साहब जाएगा, जज साहब कुछ तो बोलेंगे ना मेरे को, 2 चीज बोलेंगे, या तो रिफंड कर दो या तो पढ़ा दो, दोनों में से मेरे को कुछ परफॉर्म करने बोलेंगे। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। अच्छा अब मेरे को बताओ, रिफंड तो मैं कर दूं, कितना रिफंड था, कितना था अमाउंट? 10,000 रिफंड कर दिया, लॉयर 50,000 ले लिया। लॉयर क्या फ्री में काम करेगा? लॉयर क्या अपना दोस्त भी रहा तो फ्री में नहीं काम करता भाई। लॉयर फ्री में काम करने वाले क्या? लॉयर लेगा 25,000 30,000, मतलब कुछ तो लेगा चार्जेस। अरे वो एफिडेविट बनाना, वो पेपर बनाना, स्टैम्प पेपर पे फलाना डिमका, ओके दैट विल बी गोइंग कॉस्ट। क्या वो कॉस्ट अपनी जेब से? मतलब तुम तो साला बोलेगे जाने दे, रिफंड अमित ने दे दिया तो वही बेटर था। तो क्या तुम मुझसे वो चार्जेस भी रिकवर कर सकते हो? यस, या एप्लीकेशन देना पड़ेगा, जज डिसाइड करेगा। पर क्वेश्चन है, जज साहब जब ये पास करेंगे अमित रिफंड कर, या अमित ऐसा कर, अमित वैसा कर, अब इसमें मैं और 2-3 चीजें डालता हूं, चलो कॉम्प्लिकेशन। मैं बोलूंगा सर मैं तो पढ़ा रहा था जज साहब, मैंने बोला था 2 बजे आइए, आए नहीं, उस दिन दिखे नहीं, उस दिन ये लोग टाइम पास कर रहे थे। अच्छा जज साहब ये आए थे उस दिन 12 बजे आए थे बैठने, मैं पढ़ाने चालू किया, ये लोग आपस में कुछ मतलब मां कसम मस्ती कर रहे, सुनने को तैयार नहीं है। स्कूल में हो रहेगा ना ऐसा? आई विल नॉट टीच यू दिस चैप्टर। हुआ नहीं क्या? मेरे साथ तो हुआ था भाई बचपन में, मेरे साथ हुआ है, मैंने मेरी बेटी को पूछा है, होता है उसके क्लास में भी, सब लोग जब टॉक टॉक ज्यादा करते हैं मालूम है ना, वो टीचर बोलते हैं आई विल नॉट टीच यू नाउ दिस चैप्टर, यू लर्न ऑन योर ओन। मतलब वो टीचर को जो नहीं आ रहा है बोला लर्न ऑन योर ओके। तो नेवरदलेस बट आई होप ये समझा। तो मैं ऐसा जज साहब को बोल रहा हूं, अब मेरे को बताओ फिर तुम अपना कंप्लेन करोगे जज साहब ने, नहीं सर जज साहब वो उस टाइम पे। तो मेरा क्वेश्चन है, जज साहब ने बोला अमित या तो रिफंड कर, ये 25,000 भी एक्स्ट्रा दे जो लॉयर को दिए। जज साहब क्या बेसिस पे बोल, उनके पास क्या लॉ है जिस बेसिस पे बोल पा रहे हैं? जज साहब अपनी मर्जी से कुछ डिसाइड कर सकते हैं क्या? जज साहब को, आपको क्या लग रहा है जो भी जज साहब बनेंगे, whoever will be the judge, we are not dealing with the speculations or courses related to judge, but I am telling you whoever will be the judge, will he thinks on its own or he will use some act in it? वो एक्ट जो होगा, वो होता है सिविल एक्ट। कौन सा एक्ट? सिविल। और ये एक्ट जो अपने अपने सिलेबस का मतलब बेस एक्ट है, दैट इज कॉल्ड आईसीए। आईसीए का फुल फॉर्म इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेस्ट एग्जांपल तूने और मैंने, हम दोनों ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया, और प्रॉमिस किसी ने तो तोड़ दिया, और वो तोड़ दिया, इसके लिए जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई। अच्छा अब दूसरा एंगल और एक एग्जांपल इसी को कनेक्ट कर रहा हूं। आपने मुझसे लॉ पढ़ने का प्रॉमिस किया, मैंने नहीं पढ़ाया, ओके, इसके लिए आप क्या हुआ, आप विनोद सर के पास गए लॉ पढ़ने, विनोद सर ने फीस मांगी 25,000 और आपने दी, 25,000 देना पड़ा आपको, ओके, पर आप पहले मेरे पास 10,000 के लिए आए थे, तो मैं बोलूंगा ले ले रिफंड 10,000। पर तू बोलेगा भाई मैं तो स्टार्टिंग में जब आया था तेरे पास 10,000 के हिसाब से ही मैं लॉ के लिए आया था, अब तू नहीं कर रहा इसलिए 25,000 में लेना पड़ रहा है मेरे को, नहीं तो मैं कितना देने वाला था लॉ का? 10,000। मेरा क्वेश्चन है, क्या तुम मुझसे 25,000 ले सकता है उसकी फीस, लॉ की, विनोद सर की जो फीस है मुझसे ले सकते हो? आंसर इज यस। ये डैमेज है, पर ये कैसे क्लेम होगा, ये क्यों होगा, ये सब डिस्कशन अपने को किसमें पढ़ना पड़ेगा? आईसीए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अच्छा 10th एग्जाम हो गई अपनी, 12th हो गई, कुछ ऐसे घर वालों ने प्रॉमिस किया था क्या कभी 12th में इतना स्कोर आएगा तो मैं तुझे ये दूंगा वो दूंगा, ऐसा कुछ प्रॉमिस नहीं किया? ऐसा कुछ प्रॉमिस, ऐसा मतलब 90% प्लस आया, 95% प्लस आया, 80% प्लस आया तो तेरे को ये गिफ्ट वो गिफ्ट, ऐसा? चलो एज्यूम करो दे दिया, आज पापा ने बोला तू सीए फाउंडेशन क्लियर हो जा, सीए फाउंडेशन क्लियर होते ही मैं तेरे को एक्टिवा दूंगा। समझ रहा है? देखो होना नहीं होना उसको बाद में डिस्कशन करते हैं, पहला मैं ये बोल रहा हूं तू सीए फाउंडेशन पास हो जा, मैं तेरे को एक्टिवा दूंगा। किसने बोला? पापा ने बोला। ओके, अब इस केस में सीए फाउंडेशन क्लियर हो गया, तोड़, उस दिन तो मजे ही मारोगे, यस मैन सीए फाउंडेशन चार्टेड की फीलिंग रहेगी, ओके। उसके बाद इमीडिएटली आप जाओगे पापा के पास, पापा प्रॉमिस किया, अभी तुम पूरा लॉ पढ़ चुके होंगे उस तक, क्योंकि सीए फाउंडेशन क्लियर है तो लॉ भी क्लियर है ना रे, तो पढ़ चुके होंगे। पापा ने बोला
ओके, अभी तू सीए इंटर क्लियर हो तब देगा। बोला पापा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मां कसम, प्रॉमिस, ऑफर, एक्सेप्टेंस, यू गिव मी ऑफर दैट यू क्लियर, आई विल गिव यू एक्टिवा, आई एक्सेप्ट एंड आई क्लियर्ड, नाउ गिव मी एक्टिवा, और मां कसम आई विल टेक यू टू द कोर्ट। जा सकता है? क्यों? अच्छा, इमोशन मत डाल, इमोशन मानने पप्पा क्या गया, इमोशन घुसेड़ने का नहीं। लॉ में इमोशंस, कोई भी अगर लॉ में इमोशन घुसे गया भाई नहीं होएगा। लॉ नेवर रन ऑन इमोशंस, लॉ रन्स ऑन फैक्ट्स। पापा ने प्रॉमिस किया था ना, ओके, कोर्ट में जा सकते क्या? क्यों नहीं? तो मेरे प्रॉमिस पे कोर्ट में क्यों गए? मेरे को समझ में नहीं, मां कसम, अरे यार हंस रहे हो तुम, मतलब मैं प्रॉमिस किया वो तोड़ दिया, तुम साला कोर्ट में चले गए, और तुम तो मां कसम मेरे से 25-30 हजार और एक्स्ट्रा वसूल कर रहे हैं। उधर पप्पा गए, मतलब एक्टिवा की जगह तू मां कसम, तू क्या जैगुआर वगैरह लेना चाहिए तूने, पैसा दिया था तो मतलब मेरे साथ मैंने, तुमने जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो पैसा इन्वॉल्व था, इसलिए मतलब इन शॉर्ट तुम्हारा कहना है कि मतलब मैं, पैसा इन्वॉल्व था इसलिए केस कर सकता है, ठीक है, और ऐसा इन्वॉल्व नहीं है तो इसका कहना है कि उधर पैसा इन्वॉल्व नहीं है इसलिए वो केस नहीं कर सकता। ओके, इधर पैसा इन्वॉल्व था, केस कर सकता है, ठीक है। तो भाई साहब ने जो बोला, आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड। नहीं, आवाज नहीं आ रही बड़ी, तो क्या बोलना हुआ भाई साहब का? ओके सर, यू विल बी गाइडिंग फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। हाँ भाई, बीच में थोड़ा ना छोड़ूंगा, एग्जाम्पल था ये। अरे वे भाई, वो एग्जाम्पल है। तो अब भाई साहब मेरे को बताओ, दो एग्जाम्पल सबके दिमाग में क्लियर है? तो सर अपने भाई साहब ने क्या बोला? भाई साहब ने बोला कि सर उसमें पैसा इन्वॉल्व था, पापा के केस में पैसा इन्वॉल्व। चलो ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते, फिर थोड़ा सा मैं और एक एग्जाम्पल, फिर एग्जाम्पल को नरेट करते हैं। हस्बैंड और वाइफ, ओके, हस्बैंड एंड वाइफ, ओके, हस्बैंड किधर बाहर कमाने के लिए चला गया, 6 महीने, बोला मैं कमा के वापस आता हूँ 6 महीने के बाद। तो वाइफ ने बोला ठीक है तू जा भाई 6 महीने कमाने के लिए, पर मेरे को महीने का खर्चा तो लगेगा ना घर चलाने के लिए। तो हस्बैंड ने प्रॉमिस किया हर महीने मैं तेरे को 1 लाख रुपए दूंगा, पैसा इन्वॉल्व है, आ गया पैसा इन्वॉल्व, 1 लाख रुपए दूंगा मेंटेनेंस। हस्बैंड ने पहले महीने 1 लाख रुपए दिया, दूसरे महीने ओके नहीं दिया, ठीक है, पहले महीने 1 लाख रुपया मिला, ओके, दूसरे महीने से बंद हो गया। किसने बंद किया पैसा देना? अरे किसने बंद किया रे? हस्बैंड ने बंद किया। सबको केस समझा गया? क्या वाइफ हस्बैंड पे केस कर सकती है? क्योंकि अभी क्वेश्चन पैसे का डिस्कशन था तो अब मैं लेके आ गया, हस्बैंड वाइफ रिलेशन है, अच्छा तलाक नहीं हुआ है, मैं तलाक वाला का डिस्कशन में ला नहीं रहा हूं, ओके, विच इज नाउ इट इज वेरी कॉमन वैसे, मतलब मालूम है ना भाई, अपने बहुत सारे जन है, ओके, हार्दिक पांड्या के लिए तो बहुत है, हाँ मतलब ऐसे ये कॉन्टेक्स्ट है वो, ठीक है, वो क्या अलग कॉन्टेक्स्ट है, बट पॉइंट ये है ये दोनों तलाक नहीं हुआ, कुछ नहीं, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवोर्स, इट्स ओनली फैमिली, वो 6 महीने बाहर गए तो उसने प्रॉमिस किया, अब वाइफ हस्बैंड पे केस कर सकती है। अब तुम बोलोगे बाबा सौरव का ऐसा केस करने, मैं वापस बोला ना, इमोशन मत घुसेड़ो, घर चलता है क्या इमोशन से? ओके, हस्बैंड ने बोला आया ओ भाई, मैं बहुत प्यार करता तेरे को पर पैसे नहीं दूंगा, सब्जी आएगी क्या वो प्यार से? खाना वाना आने वाला है क्या? कुछ घर चलने वाला है क्या? नहीं ना, घर तो चलता पैसे पे ही ना, तो कॉन्टेक्ट सिंपल है ना, पैसा नहीं दिया केस कर सकते हैं क्या? तो आंसर भाई साहब का आ गया यस। आप लोगों को क्या लगता है? अच्छा, आप लोग भी नरेशन करो भाई, नरेशन करो, मतलब आई होप एवरीबडी समझ में आ रहा ना। तो क्या लगता है कि हस्बैंड केस कर सकता है? हाँ भाई, हाँ मतलब, हाँ अरे मैं उल्टा बोला क्योंकि मेरे को डर, मतलब मेरे साथ उल्टा हो नहीं यार, मतलब मैं ओके, मैं क्या फिर अपने केस में थोड़ा सा ऐसा रहता है ना रे, क्या अभी डरना पड़ता है शादी होने के बाद, तो यार क्या स्टार्टिंग स्टार्टिंग ऐसा मेरे को लगा था कि आई एम ए चैंपियन, आई एम ए चैंपियन, फिर आई अंडरस्टूड शी इज ए चैंपियन थोड़ा, बट नेवरदलेस ओके, आपका आंसर आंसर यस आया, लेकिन मैं आपको बता दूं एक ऐसा केस हुआ है, बेल्फर वर्सेस बेल्फर। कौन सा नाम है? बेल्फर, बेल्फर, ये एक केस है बेल्फर। अभी अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, नाम क्या है? आईसीए, आईसीए का फुल फॉर्म कौन से साल का था? किसने बनाया? अंग्रेजों ने। तो अंग्रेजों के केस लॉ रिफर करते हैं, तो ये केस लॉ है बेल्फर वर्सेस बेल्फर। क्या हुआ था इस केस में? जो आपके साथ मैंने डिस्कस किया वही हुआ। क्या हुआ? एक बेल्फर था, दूसरा बेल्फर, पर समझा क्या? दो बेल्फर कौन है? एक है मिस्टर बेल्फर, एक है मिसेस बेल्फर।
मिस्टर बेल्फर ने मिसेस बेल्फर को बोला भाई मैं तेरे को हर महीने का मेंटेनेंस दूंगा। मिसेस बेल्फर ने बोला ओके आई एम हैप्पी। मिसेस बेल्फर को पहले महीने का मेंटेनेंस मिला, दूसरे महीने का मेंटेनेंस नहीं मिला। उसने मिस्टर बेल्फर को बोला सर सर नहीं मिला। बेल्फर ने बोला आई विल ट्रांसफर डोंट वरी। अगला महीना हुआ, तीसरा महीना आया, बेल्फर को वापस पैसा नहीं मिला। इसमें कौन किसका प्रॉब्लम होने लगा? मिसेस बेल्फर। मिसेस बेल्फर बोली अरे ये नहीं चलने वाला। मिस्टर बेल्फर बोला मैं क्या करूं? बोले तूने प्रॉमिस किया था। प्रॉमिस अभी कमर्शियल टर्म पे आ गए तो कौन कोर्ट में गया? मिस्टर या मिसेस? मिसेस बेल्फर कोर्ट में गई। जज साहब ने सुना। अब ये जज साहब ने जो सुना ना ये 1872 के रेफरेंस में देखो तुम, समझ रहे? और उसी कंटेक्स्ट में अभी ये साइटेड केस लॉ है। साइटेड मतलब इसको बेस बना के रखा हुआ है। जज साहब ने बोला टाटा बाय बाय, यू कैन नॉट फाइल ए सूट। नहीं कर सकते। अभी क्वेश्चन आया नहीं कर सकते। सर क्यों नहीं कर सकते? प्रॉमिस तो था, कमर्शियल भी था, पैसा भी इन्वॉल्व था। तो बोलते हैं देयर वाज एन ऑफर, देयर वाज एन एक्सेप्टेंस, देयर वाज ए ऑफर एंड देयर वाज ए बट इट इज नॉट लीगली एनफोर्सिएबल। क्या नहीं है वो? लीगली एनफोर्सिबल। मतलब क्या हुआ? इन दोनों के बीच में एक ऐसा रिश्ता है जो लीगली एनफोर्सिबल ये चीज नहीं कर सकता अनलेस अंटिल ये लिखित ना हो। कॉन्ट्रैक्ट, लिखित लिखित कॉन्ट्रैक्ट है। मैं आपको बता रहा हूं ओरल कॉन्ट्रैक्ट चले। अरे आपके साथ मेरा ओरल कॉन्ट्रैक्ट है, किधर मैंने लिख के दिया तेरे को, मैं लॉ पूरा पढ़ाऊंगा। कहां पर दिया? लिख के किधर दिया? मैंने लिख के, तुमने साइन किया क्या? कोई कॉन्ट्रैक्ट पेपर लाया क्या? स्टैम्प पेपर लाया क्या? ओरल कॉन्ट्रैक्ट अपना मैं लॉ पढ़ाऊंगा। ओके तू केस कर सकता है इसके बेस पे, यू कैन फाइल ए सूट। लेकिन जब रिलेशन आता है, जब रिलेशन आता है पापा के साथ, रिलेशन है, रिलेशन ऐसा है कि इसमें रिलेशनशिप में अपन ऐसे बोलते हैं कि भाई मैं तेरे को पैसे दे दूंगा, तेरे को ये दे दूंगा, पर ये ऑफर भी हुआ, एक्सेप्टेंस भी हुआ, पर लीगली एनफोर्सिएबल नहीं हुआ। लीगली एनफोर्सिबल होना चाहिए। तो कोई भी किसी को भी रास्ते चलते वाले को प्रॉमिस कर लेगा, लीगली एनफोर्सिबल करवाना जरूरी है। तो घर पे अगर पापा ने बोला है बेटा तू पास हो जा, तेरे को मैं एक्टिवा दूंगा, पापा को क्या बोलने का? क्या बोलने का? पापा आई एम डूइंग फाउंडेशन नाउ, आई एम वेरी क्लियर। ओके ये रो पेपर लिख के दो, स्टैम्प पेपर बनाने का खत्म। अब फिर तुम्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। याद रखना इंटर भी पप्पा से ही है, फाइनल पप्पा से है। लेकिन ठीक है जो सब, बट आई होप यू अंडरस्टूड। तो ये किसने, ये सारी चीजें जो मैंने आपको अभी ब्रीफ बताई, ये कौन से लॉ ने बताया? ये बड़ी हाँ हाँ डजंट मैटर लिखित किधर था। लेकिन अब इसको अगर आप लीगली एनफोर्सिबल नहीं है, लीगली एनफोर्सिबल क्यों नहीं है? क्योंकि लॉ बोलता है मेरे को मालूम है तुम दोनों ने ऑफर एक्सेप्टेंस किया है, लेकिन मैं उसको एनफोर्स कैसे करूं? मैं तुम्हें फोर्स कैसे करूं कि ये फॉलो करो? कुछ है नहीं ना। अब तुम बोलोगे सर ओरल कॉन्ट्रैक्ट तो चलता है, लेकिन कुछ कुछ केसेस में ओरल कॉन्ट्रैक्ट, इसमें तुम दोनों के बीच में ऐसी रिलेशनशिप है कि ओरल नहीं चलेगा। अच्छा अभी उल्टा एक इसी इसमें, क्योंकि एग्जाम्पल आया तो इमेजिन करो ये बेल्फर वर्सेस बेल्फर कोर्ट में पहले ही गए थे, अलग होने वाले थे, डाइवोर्स जैसा किस्सा, और उसमें कोर्ट ने बोला मिस्टर बेल्फर आपने क्या करना है? मिसेस बेल्फर को हाँ एलुमनी मनी मालूम है ना, वो हर महीने का मेंटेनेंस देना है। अब इसमें अगर मिस्टर बेल्फर नहीं देगा तो केस होगा। क्यों? लीगली एनफोर्सिबल, लीगली एनफोर्सिएबल, समझ में आया? यानी लीगली एनफोर्स हुआ तो ही कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। तो देयर इज टू थिंग्स वेरी सिंपल, यू और मी गिविंग ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तूने मुझे ऑफर दिया, मैंने एक्सेप्ट किया, ओके खाली ऑफर एक्सेप्टेंस ही है, लीगली एनफोर्सिएबल भी चाहिए, लीगली एनफोर्सिबल, पर वो रिलेशनशिप एंड अदर थिंग्स में देखा जाएगा। ये सब किस में दिया हुआ है? ये मैंने बहुत बेसिक बताया, मैंने एकदम बेसिक, क्योंकि डे वन अपन समझ रहे, फील कर रहे, तो ये सब आईसीए देखता है। कौन देखता है? आईसीए। आईसीए का फुल फॉर्म? अच्छा अगर इसमें मैंने सपोज मेंटेनेंस मांगा और मैंने दिया भी नहीं और कोर्ट ने बोला अमित दे दे, अगर मैंने नहीं भी दिया, क्या कोर्ट मेरे को जेल में डालेगी? मैं इसके बाद भी नहीं दे रहा हूं, कोर्ट ने बोला अमित पैसे दे दे, मतलब बेल्फर दे दो पैसे दे दो, फिर भी बेल्फर पैसे नहीं दे रहा है, कोर्ट जेल में डालेगी? नॉट एट ऑल। नहीं, सिविल लॉ का यही पॉइंट है। सिविल लॉ में, सिविल लॉ में हमेशा पनिशमेंट क्या होता है? फाइन्स, पेनल्टी, डैमेजेस। जेल में नहीं। तो फिर कौन से लॉ में जेल में जाते हैं? क्रिमिनल लॉ। तो टोटल कितने लॉ है अपने इंडिया में? 2 लॉ। मैं वापस बोल रहा हूं, देखो मिक्स मत करना। अगर मैं बोल रहा हूं लिस्ट कितनी है लॉ की? 3। कौन सी? सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, ज्वाइंट लिस्ट। लॉ कितने प्रकार के हैं? 2, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉ जिसमें फाइन, पेनल्टीज, डैमेजेस ये होता है, लेकिन जेल में नहीं। क्रिमिनल लॉ में जेल में। क्रिमिनल लॉ के एग्जांपल क्या होंगे? किडनैपिंग करना, मर्डर करना, रेप करना,
ओके ये जो रिलेटेड विथ क्रिमिनल कॉन्टेक्स्ट, ये सारा का सारा लॉ है। अपना सिलेबस कौन सा लॉ होगा? सिविल। लेकिन क्रिमिनल चैप्टर 1 अपने को सारी चीज देगा लॉ के बारे में, इसीलिए अपन वो डिस्कशन जो कर रहे हैं उसी के इर्द गिर्द कर रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, ओके, वी नीड टू अंडरस्टैंड कोई भी लॉ जो अपन पढ़ रहे हैं अपने बुक में जितने भी चैप्टर होंगे सब में पेनल्टीज क्या होगी, सब में फाइन क्या लगेंगे, पेनल्टीज, पैसा देना पड़ेगा। और पैसा नहीं दिया तो जेल में डालते क्या? नहीं, फिर वो रिकवर करते पैसा। सर रिकवर कैसे किया जाएगा? एग्जांपल बता रहा हूं, बेल्फर वर्सेस बेल्फर, ये नहीं दिया, फिर वापस मिसेस बेल्फर किसके पास जाएगी? कोर्ट। वो बोलेगी मेरे को पैसा आपने बोलने के बाद भी नहीं दिया, तो फिर इधर जज साहब पुलिस को बोलेंगे इसकी जो भी प्रॉपर्टी वो बेचो और उसकी रिकवरी करके वो करो। इस तरह से होता है। ओके, कुछ लॉ सिविल लॉ के साथ में क्रिमिनल लॉ भी बन जाते हैं। कोई कोई सिविल लॉ होते हैं पर लेकिन क्रिमिनल लॉ के हिसाब से उसके कुछ सेक्शंस आ जाते हैं, कुछ सेक्शंस, हाँ, सारे सेक्शंस नहीं। अभी रिसेंटली राजपाल यादव का तुमने देखा था, वायरल था बहुत। राजपाल यादव का क्या सीन था, सुना है? राजपाल यादव अपना एक्टर, हंगामा वगैरह मल्टीपल मूवीज में, भूल भुलैया में राजपाल यादव, मालूम है जेल में थे। क्यों जेल में थे? हाँ, लोन लिया था, लोन रिपे नहीं किया इसलिए जेल में। नहीं, लोन रिपेमेंट नहीं किया, तुम मेरा घर ले लो ना। लोन मैंने तुझसे लिया, अगर मैं बैंक का लोन ले रहा हूं, ओके, मैं, अच्छा, लोन बैंक ने जब दिया होगा किसी के अगेंस्ट दिया होगा ना, तो मैंने बोला बैंक अगर मैं लोन नहीं दे पाया घर ले लो मेरा। बैंक ने वो लोन के, अगर मैं लोन नहीं रिपे किया तो बैंक क्या करेगी? मेरे को जेल में डालेगी, घर लेगी। बैंक को क्या फायदा है? मेरे को आप बताओ, सोच के बताओ, तुम बैंक हो, मेरे को बताओ, तुम मेरे को जेल में देखना खुश कर रहे हो या तुम्हारा पैसे का रिकवरी? तुमको मेरे जेल में होने से क्या ही फर्क पड़ने वाला है? तुमको पैसे की रिकवरी चाहिए। इट वॉज नॉट ओनली अबाउट लोन। लोन के आगे क्रिमिनल लॉ कैसे आया? वो क्रिमिनल लॉ कैसे हुआ? ओके, अपने एक एक्ट में और एक एक्ट मिलेगा, एनआई एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। कौन सा एक्ट बड़ी? इंस्ट्रूमेंट एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। इसके एक सेक्शन मिलेंगे अपने को, एक बहुत भारी सेक्शन है, 128, 129, 130, 131, ऐसे सेक्शंस रहेंगे, बहुत भारी सेक्शन है। ये सेक्शन बोलता है, ये सेक्शन, बाकी सब जगह नहीं, सिर्फ ये सेक्शन बोलते हैं ये क्रिमिनल लॉ है। यानी पूरा लॉ कौन सा लॉ है? सिविल लॉ, लेकिन कुछ सेक्शंस क्रिमिनल लॉ। और उसमें सेक्शन में क्रिमिनल लॉ में क्या है मालूम है क्या? तुमने अगर चेक दिया है, चेक दिया और क्या हुआ? बाउंस। ओके, ये कौन सा लॉ है? ये क्या एक्ट ट्रैक करेगा? क्रिमिनल पेनल्टी, जेल में डाला जाएगा। राजपाल यादव ने ये किया। आप चेक दे रहे हो, अगर मैं चेक दे रहा हूं तेरे को और चेक क्लियर नहीं होता है, बाउंस होता है, तो सेक्शन 128 अट्रैक्ट होता है और उसमें तेरे को 15 दिन के अंदर मेरे को पेमेंट करना पड़ेगा वापस। कितने दिन में? और अगर 15 दिन में नहीं करता है तो मैं कोर्ट में जाके तेरे को क्या करवा सकता हूं? क्या कर सकता हूं? जेल में डाल सकता हूं या डबल पेनल्टी ले सकता हूं। यानी अभी इमेजिन कर, ओके, जिसने 10 करोड़ का लोन लिया, 2 करोड़ का ही लोन लिया था कुछ, मालूम है? ओके, 5 करोड़ ऐसे सम एनो अमाउंट, पर पेमेंट करने को कितना आ रहा है मालूम है? अभी अगर मैंने 10 करोड़ का लोन लिया एग्जांपल, पेमेंट करने को कितना आएगा मालूम है? 10 करोड़ तो मेरे को उसको देना पड़ेगा जिससे लोन लिया, 20 करोड़ गवर्नमेंट को, डबल द पेनल्टी। यानी तेरे को भरने को कितना आएगा? 30 करोड़। और अगर ये तू नहीं भर पाया, 2 साल की जेल। इस तरह से ये कौन सा लॉ हुआ? क्रिमिनल लॉ। पर ये पूरा एक्ट क्रिमिनल एक्ट है क्या? नहीं। तो ऐसा कैसा कोई सेक्शंस आपको मिलेंगे, कोई सेक्शंस आपको मिलेंगे जो क्या बोलेंगे पूरा एक्ट सिविल लॉ ही है, लेकिन कुछ कुछ चीजें हम किसके एंगल से देख रहे हैं? क्रिमिनल। ये खतरनाक है, इसलिए हम इसमें आपको किधर डालेंगे? जेल। तो उधर खाली फाइन पेनल्टी रहेगी या जेल भी रहेगा? जेल को क्या बोलते हैं लोग? इंप्रिजनमेंट। क्या बोलते हैं? इंप्रिजनमेंट। तो इस तरह से अपने को लॉ के कॉम्बिनेशन मिलेंगे, मतलब आपको कुछ कुछ सेक्शन मिलेंगे जिसके अंदर क्या फाइन क्या रहेगा, पेनल्टी क्या रहेगी, पेनल्टीज क्या रहेगी, फाइन भी रहेगा एंड इंप्रिजनमेंट। और इंप्रिजनमेंट का जैसे जैसे जाएगा वो रहेगा। तो दीज आर समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो आई होप अपने आज के सेशन में आपको थोड़ी सी चीजें आपको ब्रीफ समझ में आई बड़ी। एक बार पूरा डेटाबेस अपन अपडेट कर लेंगे और रेगुलर जब अपन मतलब कल चालू करेंगे धीरे धीरे, कल और एक थोड़ा अपन बैकग्राउंड इसी के ऊपर देखेंगे, थोड़ा सा एक्सटेंशन है इसका, और फिर कल चैप्टर्स कौन से है, कौन से चैप्टर कितने मार्क्स के है, कौन सा क्वेश्चन क्या आता है, कितना क्वेश्चन आता है, कल का लेक्चर उसी पे रहेगा। एंड डे आफ्टर टुमारो विल बी एक्चुअली स्टार्टिंग विद द चैप्टर्स। अपन कौन सा एक्ट चालू करेंगे पहले, कौन सा कैसे करेंगे कवर, ओके, वो मैं कल डिस्कस करूंगा आपके साथ। लेकिन एक ब्रीफ जो बनाया हुआ है, एवरी डे मेक श्योर यू आर क्यूमुलेटिव रिवाइजिंग इट आउट। एंड जो अपने पास बुक रहेगी टोटल अपन 3 बुक को डील करेंगे।
ओके, पहली आपको जो बुक मिलेगी, ओके, ये मिलेगी थियरी बुक। ओके, ये थियरी बुक रहेगी जो कलर बेस्ड रहेगी, जिसके अंदर आपको कीवर्ड्स, कौन से मार्किंग है, क्या है, ओके, कौन सी चीज कैसे याद रखनी है, वो सब मैं ड्यूरिंग द कोर्स बताऊंगा। ठीक है, एक फ्लो होता है, ओके, जिसमें अपने को लिखना बहुत जरूरी है। तो पहले मैं क्या करता था, पहले मैं थियरी बुक में लिखा था कंटेंट, एंड थियरी बुक से हम क्वेश्चन बैंक को क्लास कर देते हैं। पर इस बैच, मतलब इस पॉइंट से मैंने पूरे चेंजेस लाए हैं। ओके, वो चेंजेस ये, थियरी बुक अपन क्लास में जैसे डिस्कस कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और इसके बाद जो क्वेश्चन बैंक है, ओके, ये क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएगा जिसके अंदर मैंने सारे क्वेश्चंस रखे हुए हैं। ओके, और ये अपन क्लास में लिखेंगे। ओके, इसके कुछ, जैसे विनोद सर ने जो बोला होमवर्क, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क दूंगा, कुछ क्वेश्चन साथ में लिखेंगे, और होमवर्क देने के बाद अगले दिन वापस क्लास में डिस्कस करके क्लोज करेंगे। तो अपना इस बार का पैटर्न, ऑलमोस्ट यू विल बी राइटिंग ऑल क्वेश्चंस ऑफ फ्रॉम कौन से ईयर से, May 24 के, और उसमें आपको समझना पड़ेगा टोटल 4 कंपाइल, मतलब चीजें होगी एक एक अटेम्प्ट के लिए। एक होता है पेपर, एक होता है आरटीपी, सुना है आरटीपी, रिवीजन टेस्ट पेपर, आईसीआई इंस्टीट्यूट करता है, इंस्टीट्यूट अपने को रिलीज करता है ये आरटीपी। उसके बाद हुआ एमटीपी, मॉक टेस्ट पेपर, और एमटीपी हमेशा 2 होते हैं, एमटीपी 1, एमटीपी 2। खाली जून 24 मतलब May 24 फर्स्ट अटेम्प्ट था, तब 3 एमटीपी आए थे। तो आपका कंपाइलर, ओके, आपका कंपाइलर एक अटेम्प्ट के इसमें 4 चीजों से बना है, और ये टोटल अपन पिछले 6 अटेम्प्ट का देखने वाले हैं। मतलब तुम्हारा अटेम्प्ट होने तक 6 अटेम्प्ट होंगे, क्योंकि May 25 भी हो जाएगा ना, May 26 भी हो जाएगा ना अभी। तो तुम्हारा अटेम्प्ट होने तक, ओके, मतलब तुम्हारा जब सितंबर का अटेम्प्ट होगा उसके पहले अपने पास इधर का भी डेटाबेस अपडेट हो जाएगा। तो ये अपना दूसरी बुक है जो आपको क्वेश्चन बैंक है, इसमें आंसर्स नहीं है, ये आंसर्स अपन लिखने वाले हैं। इसकी सॉफ्ट कॉपी ऑफ आंसर गाइडलाइंस मैं शेयर करूंगा, जैसे ही अपन पूरा लिख के हो जाएगा चैप्टर का, मैं चैप्टर को शेयर करते जाऊंगा, वो भी आपको खाली रेफरेंस के लिए। और अगर मतलब शेयर भी कर दिया, पहले भी कर दिया, बीच में डाल दिया, मैं ड्राइव पे देते जाऊंगा, मैं आपको ग्रुप में भी अपडेट कर दूंगा, लेकिन उसको यूज नहीं करने का, उसको खाली आपको बाद में बैकअप में कैसे रेफरेंस करना है, अगर किसी का कुछ मिस हो गया लिखने के लिए, कुछ ऊपर नीचे हुआ, मैं बता दूंगा कैसे यूज करना है। तो आपको किधर भी चेक नहीं करना है, आपको बस मेन बुक को रेफर करना है और क्वेश्चन बैंक है, ये 2 बुक आपको रेगुलरली कैरी करनी है। इनिशियली 5-6 दिन अपने को क्वेश्चन आंसर में जाएंगे भी नहीं, पहले 5-7 लेक्चर अपने को अडेप्ट करने में लगेंगे, उसके बाद अपन इसमें जाएंगे। और तीसरी आपको एक बुक मिलेगी जो होगी रिवीजन प्रो बुक, विच इज बेसिकली रिवीजन, जो पूरा सिलेबस 100 पेजेस में और कवर है। ये बुक को कभी यूज करना है, खाली रिवीजन, चैप्टर यूनिट्स खत्म हुए फिर अपन इस बुक को लेंगे, एक रिवीजन क्लिप में रिकॉर्ड कर दूंगा। ओके, पूरा लॉ सीए फाउंडेशन का पूरा लॉ, पूरी जो आपकी मेन बुक को रिवीजन प्रो के इसमें, ओके, इट इज रिकॉर्डेड इन अप्रोक्सीमेटली 7.5 आवर्स, 7.5 घंटे में आप रिवाइज कर सकते हो पूरा लॉ इस बुक के साथ में। मैं क्लिप, तो मैं जब अपना चैप्टर होगा उसके बाद मैं रिवीजन क्लिप बना के दूंगा, 10 मिनट 15 मिनट में अपन करेंगे, वो 10-15 मिनट की क्लिप आपको दे दूंगा। यानी आप जब आपको जब भी वापस यूनिट डिस्कस करना है, रिवाइज करना है, क्या करना है, तो क्या करने का, रिवीजन का कॉन्टेक्स्ट यूज करने का। रिवीजन बुक इज नॉट ए रिप्लेसमेंट फॉर योर मेन बुक, रिमेंबर दिस। अपने को मेन हमेशा पढ़ना किसमें, मेन बुक से। रिवीजन प्रो को खाली क्या करना है, रिवीजन। ठीक है बड़ी, तो अपने को टोटल कितनी बुक्स रहेंगी अपने पास, 3, और एक चौथी आप रखोगे एक फुल स्केप बुक, जिसके अंदर अपन सारे आंसर लिखेंगे, 200 पेज की फुल स्केप रखो, उतना कॉन्टेक्स्ट अपन रखेंगे। ठीक है मालिक। और एक असेंबली वाला कॉन्टेक्स्ट। ओके, अपन ने आज क्या क्या देख लिया, लॉ कैसे बनता है। तो लॉ बनने के पहले उसको बोलते हैं अपन बिल, बनने के बाद लॉ। 3 जन का नाम इन्वॉल्व होने चाहिए, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में 2 सभा, लोकसभा, राज्यसभा, और तीसरा नाम और एक है प्रेसिडेंट। यहां तक लॉ बन जाता है, लेकिन लॉ अपने को एप्लीकेबल नहीं होता है। अपने को एप्लीकेबल कब होता है, ऑफिशियल गैजेट। इसके बाद 2-3 लिस्ट तेरे पास होनी चाहिए, एक है सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और ज्वाइंट लिस्ट। ओके, और ये लिस्ट बनाने का अधिकार गवर्नमेंट को किसने दिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये अपने बैकग्राउंड देखा। और 2 लॉ अपने मेन है, एक है सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ। इसके ऊपर कल जब मैं चालू करूंगा इसी को आगे लेके जाऊंगा। ओके, साइटेड केस लॉ करके बारे में समझाऊंगा, और फिर कोर्ट कितने होते हैं अपने इंडिया में वो अपन डिस्कस करेंगे, और फिर अपन इंडेक्स के ऊपर जाएंगे बड़ी। ठीक है बड़ी, सी यू टुमारो, आज सलाह वैसा। आई होप समझ में सब आ रहा है बड़ी, पक्का। लैंग्वेज इज ओके ना, मतलब वो कभी कभी ऐसे वर्डिंग्स में आए तो थोड़ा सा अडेप्ट कर लेना पड़ी। ठीक है, चलो ठीक है, आप ले सकते हो ब्रेक, आपको फिर वापस खाना वाना खा के आपको वापस ज्वाइन करना है, खाना होने के बाद भी थोड़ा सा, है ना, क्योंकि अभी ये एडेप्टिबिलिटी है, डोंट वरी, धीरे 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 अडेप्ट होते जाएगा, पर है। तो ऑनलाइन पढ़ लो, सी यू टुमारो।